अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम अपना लास्ट क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी। और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में कहा था कि जो मेरा पूरा सिलेबस है, पूरा जो लेक्चर सीरीज है, वो पूरी बेस करती है स्टडी हब के ऊपर। तो जो स्टडी हब में जैसे 19 चैप्टर्स हैं, तो हमारे भी यहाँ पे 19 चैप्टर्स एग्जैक्टली हम उसी थीम को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपने करना सीक्वेंस ये कि सबसे पहले आप लेक्चर सुनेंगे, फिर रिकॉर्डिंग सुनेंगे घर जाके। ठीक है। फिर आप स्टडी हब पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जब आप लेक्चर लेके रिकॉर्डिंग सुन के स्टडी हब जब आप पढ़ेंगे तो 95% इंशाल्लाह आपका कवर होगा ऑलरेडी। तो आपको बस एक ओवरव्यू करना होगा, गो थ्रू करना होगा, और आपका वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी। चैप्टर नंबर 1 आज हमारा हम स्टार्ट करें, दैट इज ईएलएस इंग्लिश लीगल सिस्टम। हमेशा हम हर चैप्टर को स्टार्ट करते हुए डिस्कस करेंगे सबसे पहले उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर है क्या। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पूरा इंग्लिश लीगल सिस्टम है, लॉ का जो सिस्टम है यूके के अंदर, वो पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, लॉ कैसे बनता है, कोर्ट कैसे होते हैं, उनमें कौन से जज होते हैं, कितने टाइप के जज होते हैं, वगैरह वगैरह। हम ये पूरा तफसीली जो है ना लीगल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि लॉ होता क्या है। ठीक है जी। लॉ लॉ बनता कैसे है, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरीह। आसान लफ्जों में, लॉ में जो कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स दूसरे को तकलीफ जख्मी करता है तो उसको इतनी सजा मिलेगी। तो अब जख्मी की क्या डेफिनेशन है, कम जख्मी क्या होता है, ज्यादा जख्मी क्या होता है, ये सारी इंटरप्रिटेशन कोर्ट करता है। फिर हम कोर्ट सिस्टम जो यूके का, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन का मतलब कि लॉ अप्लाई कहाँ होता है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लॉ, वो अप्लाई होता है, इसका नाम इंग्लिश लॉ है। और ये अप्लाई होता है इंग्लैंड और वेल्स में। इंग्लैंड और वेल्स समझ लें पहले। देखिए यूके जो है एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम, वो 4 कंट्रीज से मिलकर बना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये 4 कंट्रीज हैं एक्चुअली। इन 4 कंट्रीज से मिलकर बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। जैसे यूएई है, वो दुबई, अजमान और रासुल खैमा और इन सब से मिलके बनता है। इसी तरह यूके जो है वो 4 कंट्रीज से मिलके बनता है। उन 4 में से 2 पे अप्लाई होता है ये वाला लॉ जो हम पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में और वेल्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी 2 इंपॉर्टेंट फीचर है इंग्लिश लॉ के अंदर, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको आइडेंटिफाई और एक्सपाउंडेड किया जाता है जुडिशरी के अंदर, के वो बुनियादी असूल जिसकी बुनियाद के ऊपर लॉ बनता है, यानी कि जब लॉ बनता है तो उसका बुनियादी असूल क्या होता है। मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। लॉ बनाने का बुनियादी तौर पे, आमतौर पे 2 मकसद होता है। वो आगे हम तफसील से पढ़ेंगे, अभी हम एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक मकसद होता है किसी का नुकसान पूरा करना। मसलन इनकी गाड़ी की टक्कर हो गई, अभी अदालत जाते हैं, तो अदालत क्या करेगी, किस नजरिए से इनको देखेगी, भाई इस आदमी का नुकसान हुआ, इसका नुकसान पूरा कर दो किसी तरह। ठीक। दूसरा मकसद क्या है कि जब किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो उसको सजा देना, ताकि खौफ से फिर आइंदा कोई जुर्म ना करे। मसलन जब आप सिग्नल तोड़ते हैं तो सजा मिलती है आपको, तो उसमें किसी का नुकसान तो पूरा नहीं होता, उसमें किसी का नुकसान हुआ ही नहीं सर। वो फिर किस लिए सजा दे रहे हैं, वो इसलिए सजा दे रहे हैं सर कि अगर सजा नहीं रखेंगे तो आइंदा भी लोग सिग्नल तोड़ते जाएंगे। तो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक नुकसान पूरा करना और एक पनिश के खौफ से सोसाइटी को रेगुलेट करना। क्योंकि अगर पनिश का खौफ नहीं होगा तो सोसाइटी रेगुलेट। इसलिए आप देखिए हर सड़क के ऊपर लोग मर्जी से गाड़ी चलाते हैं। शाहरा फैसल में जब से कैमरे लगे हैं सब इंसान बन गए। समझ में आ रही बात। तो सजा का खौफ से रेगुलेट करना सोसाइटी को, वो एक दूसरा ऑब्जेक्टिव। क्रिमिनल केसेस के अंदर जो अक्यूज होता है, अक्यूज कहते हैं जिसके ऊपर इल्जाम होता है, मैंने इन पे इल्जाम लगाया तो हम कहेंगे ये अक्यूज है। ठीक है जी। तो उसको ज्यूरी के सामने जब रखा जाता है और ज्यूरी उस पर जब फैसला करती है, तो जाहिर है वो एविडेंस की बुनियाद पे करता है कि वो शख्स गिल्टी है या नहीं। गिल्टी का मतलब कसूरवार है या कसूरवार, तो जाहिर है अदालत सबूत की बुनियाद पे चलती है। ठीक है। अब हमारी क्या होता है, ये असरा इसी ने किया होगा। ठीक है। कोई भी पड्डा मसला हुआ, ये बच्चा हंस रहा है, ये खड़ा हुआ हंस रहा था वहां पे, इसी ने किया। अदालत इस तरह नहीं देखती, अदालत देखती है सबूत। भले एक बहुत बहुत बुरा आदमी हो जिसका माजी बहुत बुरा हो, उसके ऊपर एक इल्जाम लगे और सबूत कोई ना हो, तो अदालत उसको बुरा
नहीं साबित करेगी। और एक आदमी बहुत अच्छा है माजी में, मगर सबूत मिल गया उसके खिलाफ, तो भाई अदालत तो सबूत पे चलती है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अच्छा, आइन जिसको हम कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यूके जो है, इंग्लैंड और वेल्स जो है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब, एक मोनार्की कहते हैं बादशाह, एक ऐसी बादशाह जहां पे आइन भी है। आपको पता है यूके में पैरेलल सिस्टम है, उन्होंने वजीर आजम भी रखा हुआ है और बादशाह भी है, किंग भी है। ठीक है ना, दोनों वहां पे सिस्टम। पाकिस्तान में सिर्फ वजीर आजम होता है, बादशाह नहीं है। कुछ मुल्कों में जैसे सऊदी अरब में बादशाहत है, वजीर आजम नहीं है। यूके में दोनों है, बादशाहत भी है और वजीर आजम भी है। तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। किंग चार्ल्स थ्री इस वक्त मौजूदा हैं, जो आपने देखा होगा, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ कुछ अर्से पहले, क्वीन एलिजाबेथ। उनके इंतकाल के बाद जो किंग चार्ल्स हैं वो, फिर वो बादशाह बन गए। लॉ एक्सपेक्ट करता है कि वो जो बादशाह है, जो क्राउन है, क्राउन बादशाह को कहते हैं, ही इज सपोज टू बी अपोलिटिकल। अपोलिटिकल का मतलब होता है गैर सियासी। लॉ ये कहता है कि भाई सियासत अलग चीज है, वो जो वजीर आजम बनेगा, पार्लियामेंट बनेगी, उसमें पहले इलेक्शन होंगे, सियासतदान आपस में लड़ेंगे, किसी को वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीत के आ जाएगा। मगर जो बादशाह है, क्राउन, जिसको मौजूदा किंग चार्ल्स है, उसको चाहिए गैर सियासी रहे। गैर सियासी रहे मतलब कोई भी ऐसा कदम ना करे जिसका ताल्लुक किसी सियासत से हो। समझ में आ रही बात? सो उसको लॉ एक्सपेक्ट करता है कि ये क्या रहेंगे, गैर सियासी। किसी भी हाँ, मिसाल के तौर पे मैं इनको कहता हूं भाई ये गलत है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं भाई वजीर आजम साहब आपने गलत काम किया, तो बस ये बात है। आपकी पार्टी सियासत, सियासी बात नहीं करती। समझ में आ रही बात? जी सर। चल तो सकता है लेकिन चला नहीं कभी आज तक। अब जैसे मिसाल के तौर पे क्वीन एलिजाबेथ जो थी, उनके पास पासपोर्ट नहीं था, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, चूंकि उनके नाम पे इशू होता था। हाँ, तो वो कह रहे जब हमारे नाम से चल रहा है, इशू हो रहा है, तो हम तो फिर जेकांत छिक रहे हैं। तो बदमाशी तो है। हाँ हाँ, लॉ से ऊपर चले। यार मैं एक बात बताऊं, देखो हम पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ ठीक है, देखो असूल दुनिया का एक ही है, माइट इज राइट। गजा में आप सबने देख लिया कि वो जिस तरह उन्होंने बच्चों को मारा है, तो सही गलत दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ये गरीबों के लिए, आम आदमियों को चलाने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। जहां तक ताकतवरों का ताल्लुक है, वो ताकतवर अपने हिसाब से चलते हैं। तो मुझ जैसे, आप जैसे आम आदमी, सड़क पे चलने वाले, गाड़ी चलाने वाले, उनके लिए लॉ होता है। बाकियों के लिए भी लॉ होता है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं ना हम, तो फिर वहां लॉ नहीं होता, वहां होती है पावर। जिसके पास पावर है वो ठीक है। तो दुनिया का असूल यही है। हेयर की पॉइंट हमारे पास एक यहाँ पे ये है, यूके का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बात याद रखें। बड़ी अहम बात है, यूके में कोई रिटन आइन, पाकिस्तान का तो है ना 1973 का आइन है, यूके में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी है। पहले तो ये समझ लें डॉक्ट्राइन किसको कहते हैं, फिर पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी तो बाद में बताऊंगा मैं। डॉक्ट्राइन कहते हैं वाइडली अग्रीड अपॉन, ऐसी वो चीज, कोई ऐसी बात जिसपे तमाम लोग मुत्तफिक हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? सो पूरे मुल्क में जब किसी बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं लोग, अग्री हो जाते हैं, वाइडली अग्री हो जाते हैं, तो हम कहते हैं उसको ये डॉक्ट्राइन है। क्या है भाई? अब डॉक्ट्राइन बहुत सारी है, इसमें से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी क्या है? कि पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट सोवेरेनिटी कहते हैं पावर। तो पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि लॉ किधर से बनेगा अल्टीमेटली? पार्लियामेंट से बनेगा। एंड पार्लियामेंट कैन मेक सच लॉ एज इट डिटर्मिन, जो उसको सही लगेगा वो लॉ बनाएंगे। ठीक है, जिसको आमतौर पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आ जाए जनाब, पार्लियामेंट जो है यूके की, यूके की जो पार्लियामेंट है, वो दो चेंबर्स हैं। जैसे पाकिस्तान में दो चेंबर्स आपने सुना होंगे, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली और सेनेट सुना होगा ना, नेशनल असेंबली का इजलास, सेनेट का इजलास। यूके में है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद होता, मैं आपको सीक्वेंस बता दूं आपको, जब भी कोई लॉ बनता है ना, तो हाउस ऑफ कॉमन में जाता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, और फिर
क्राउन के पास जाता है। ये हाउस तो नहीं है इसलिए यहाँ जिक्र नहीं है। क्राउन का मतलब है बादशाह, आसान लफ्जों में, ठीक है जी। तो यूके के अंदर भी दो चैम्बर है, जैसे पाकिस्तान में उसका नाम है नेशनल असेंबली और सेनेट, यूके में उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट रीजनल एंड, ये नोट्स दे दिए थे मैंने आप लोग। अच्छा जी, रीजनल और लोकल गवर्नमेंट, जो इस वक्त वहां पे रीजनल, एक नॉर्दर्न आइलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, सबके अपने अपनी रीजनल नेशनल असेंबली हैं, जो कि वो खुद ही, जैसे सूबाई असेंबली होती है पाकिस्तान में, इस तरह उनकी रीजनल असेंबली है। नेक्स्ट स्टैट्यूट ऑफ जुडिशरी जजेस, ये जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं, इनके अदालती फैसले जो होते हैं, वो जाहिर है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी लेती है, जो कि मेरिट पे अपॉइंट किया जाता है, जाहिर है एक उनका पूरा प्रोसीजर है। अब यहाँ हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होता है? आसान लफ्जों में, लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि कोई स्टेट बनाती है ताकि कम्युनिटी के मेंबर्स को रेगुलेट किया जा सके। यानी कि सोसाइटी, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक चौरंगी है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। अब यहाँ हमने लगा दिया जी सिग्नल, और सिग्नल में हमने लॉ बना दिया कि जी ग्रीन होगा तो आप पास करेंगे, रेड होगा तो आप रुक जाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हर तरफ से ट्रैफिक घुस जाए, ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो सोसाइटी के लोगों को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लॉ, आसान लफ्जों में। ठीक है जी। लॉ के बुनियादी तौर पे दो फंक्शन हैं, एक पब्लिक और एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ क्या होता है? जो कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है जी। सोसाइटी को रेगुलेट और प्रोटेक्ट कैसे करता है? जो भी रॉन्ग डूअर होगा उसको पनिश करेगा, यानी कि जो गलत सिग्नल तोड़ के निकलेगा उसको पनिश करेगा, ताकि आइंदा वो, क्योंकि जब आप सिग्नल तोड़ते हैं तो आप किसी ऐसे बंदे की तरफ घुस रहे हैं जिसका सिग्नल खुला हुआ है, तो आप उसको खतरे में डाल रहे हैं ना। यानी कि मिसाल के तौर पे, अगर एक आदमी सिग्नल बंद है और फिर भी घुस रहा है, तो जिस वक्त आपका सिग्नल बंद है तो किसी का तो खुला हुआ होगा ना, तो वो क्या सोच के आ जाएगा बेचारा, सिग्नल तो खुला हुआ है, वो आ जाएगा, इधर से आप भी घुस गए। तो आपको बचाने के लिए हमने, लॉ ने कहा कि भाई जो भी सिग्नल तोड़ेगा उसको 2,000 रुपये जुर्माना होगा। इस 2,000 के खौफ से फिर आइंदा कोई घुसेगा नहीं और आप सुकून से गाड़ी चला सकेंगे। अब उसके लिए क्या करता है अदालत? कोई फाइनेंशियल पेनल्टी भी देता है, जैसे जुर्माना होता है, चालान होता है, ये फाइनेंशियल पेनल्टी है। ज्यादा बड़ा जुर्म कर दे बंदा, कत्ल, चोरी या डाका, तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उसको कहते हैं कैद। ठीक है जी। तो ये किया जाता है, पब्लिक लॉ बनाया जाता है। दूसरा होता है मेरे भाई प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ क्या होता है? लोगों के आपस के ताल्लुकात, मालिक मकान और किराएदार का झगड़ा हो रहा है, अब ये एक प्राइवेट मैटर है। सिग्नल तोड़ना, चोरी करना, डाका डालना, ये पब्लिक मैटर है। आपस के ताल्लुकात, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तनख्वाह सही नहीं दी, या एम्प्लॉय ने नौकरी सही से नहीं करी, ये सब प्राइवेट लॉ होते हैं। और यहां पर हम क्या देखा जाता है? रेमिडीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, बुनियादी तौर पर लॉ के दो मकसद होते हैं। एक, लोगों के नुकसानात पूरे करना, नंबर एक। नंबर दो, लोगों को पनिश करना ताकि वो दोबारा नहीं करें। मसलन सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 2,000 रुपए इसलिए है कि 2,000 रुपए जुर्माने के खौफ से आइंदा कोई सिग्नल, और मालिक मकान और किराएदार का जब झगड़ा होगा तो अदालत में जब बंदा आएगा तो अदालत ये देखेगी भाई किसी तरह मालिक मकान का नुकसान पूरा किया जाए, या इसको इधर लाने की कोशिश करें। तो क्या नुकसान है? मसलन अब एक मालिक मकान रोता हुआ अदालत में गया कि जज साहब ये देखें किराएदार ने मुझे किराया नहीं दिया। जज ने कहा अच्छा जी इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट हुआ तो साबित हो गया अदालत में कि वाकई किराएदार ने किराया, तो जज ने कहा ठीक है भाई, इस किराएदार को एक काम करो, 6 महीने के लिए जेल में डाल दो। तो मालिक मकान क्या बोलेगा? ओ भाई पागल है आप, आपको जज किसने बनाया है? इसके जेल जाने से मुझे क्या फायदा होगा? भाई मुझे मेरा नुकसान पूरा करें, इसको आप जेल भेजें ना भेजें, पेरिस भेज दें, कहीं भी भेज दें, अब तो पेरिस जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी कराची में रहना पेरिस से बेहतर है। सुने ना आपने? पीपल्स पार्टी एक रहनुमा, उन्होंने कहा जी कराची पता नहीं पेरिस से बेहतर है, क्या ऐसे बोला? मैंने कहा वाह यार, पेरिस में रह रहे हैं तब से। ना शुक्र है भैया, आप उसको पेरिस भेजें, लंदन भेजें, कहीं भेजें, जेल भेजें ना भेजें, मुझे मेरे पैसे दिलवाएं भाई। इसलिए हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये इसको यहीं रखो, इसको यहीं रखो। बात समझ आ रही है? बात की नहीं आ रही है? तो कुछ केस ऐसे होंगे जिनके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि भाई किसी लोगों का नुकसान पूरा हो, और कुछ केस में हम पनिश दे के डराएंगे ताकि आइंदा कोई दोबारा इस गलती को ना रिपीट करे। अब आ जाए जी ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश लॉ। सबसे पहले इंग्लिश लॉ की दो मेजर ब्रांच है, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। आ जाए जनाब क्रिमिनल लॉ में। हाँ यार वो मंगवाया है, मैंने अभी इसको बोला जी। नहीं आप सही कह रहे हैं, वो असूलन तो पहले आ जाना चाहिए। मैं तो तसल्ली से बैठा था, मैंने आपको पिछली क्लास में दे दिया ये। फिर मुझे लगा कि कुछ नोटिंग वोटिंग नहीं कर रहा, तो फिर मुझे उससे एहसास हुआ कि यार ये शायद ये तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। वो अभी 2-5 मिनट में आ जाता है इंशाल्लाह ताला। और कोशिश नहीं नहीं, इसका हम करेंगे ये कि जैसे अब आज की क्लास में कोशिश करेंगे, अभी तो अभी आपको पहला चैप्टर मिल जाए, मैं दूसरा चैप्टर भी दिलवा दूंगा। हर पहले से मिल जाए ना तो वो बेहतर है, ताकि ये मसला खत्म हो जाए। तो बुनियादी तौर पे इंग्लिश लॉ की दो ब्रांचेस हैं, एक है मेरे भाई क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अहम समझ लें। क्रिमिनल लॉ बुनियादी ऑब्जेक्टिव है स्टेट और इंडिविजुअल्स के दरमियान। स्टेट और, स्टेट मतलब रियासत, जैसे रियासत पाकिस्तान, रियासत अमेरिका, रियासत यूके, रियासत इंग्लैंड। रियासत मतलब मुल्क, रियासत यानी कि स्टेट, और लोगों के दरमियान जो इश्यूज होते हैं उसको हम क्रिमिनल लॉ में डालते हैं।
अब इसके अंदर क्या है? चोरी, डाका, लोगों को नुकसान पहुंचाना, हिरासमेंट, गैंग वॉर, इस किस्म की चीजें जी। जी, कहाँ पे बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा। इंडिविजुअल, स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान होता है चोरी, डाका वगैरह ये सब चीजें। जबकि सिविल लॉ क्या होता है? इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। मसलन जब आप सिग्नल तोड़ते हैं, तो वो जो सिग्नल तोड़ने वाला इंडिविजुअल है वो किसी इंडिविजुअल से पट्टा कर रहा है, वो आ जाएगा क्रिमिनल लॉ। सिग्नल तोड़ना क्या है? क्रिमिनल लॉ। और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय को तनख्वाह ना देना क्या है? सिविल लॉ। मालिक मकान का किराया ना मिलना या किराएदार का घर को तोड़ फोड़ करना क्या है? सिविल लॉ। अच्छा, चोरी क्या है? एक आदमी ने दूसरे आदमी के घर में चोरी कर ली। अब बधाई तो इंडिविजुअल लग रहा है, एक आदमी ने दूसरा आदमी के घर चोरी कर ली। नहीं, ये क्रिमिनल लॉ है। क्यों सर? चोरी तो दो आदमियों का मसला है ना। नहीं, देखें, जब आप किसी मुल्क के शहरी हैं तो आपकी जान और माल और इज्जत का तहफुज करना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी। और जब स्टेट कहे जी ये मेरी जिम्मेदारी है, खबरदार जो कोई किसी को नुकसान पहुंचाए। अब हम सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, उन्होंने कहा खबरदार जो किसी ने नुकसान पहुंचाया, हम है ना, हम पहुंचाए, खबरदार आपने नुकसान पहुंचाया। समझ आ रही बात? ये उन्होंने बोला भाई जो काम हमारा है आप हमें करने दें, आपका काम आप करें। अवाम को जान और माल को नुकसान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। जो हमारा काम है वो हमें करने दें, आप हमारे काम में मुदाखलत नहीं करें। तो जब आप चोरी करते हैं तो असल में आप स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं। इधर नोट बढ़ जाए फिर मैं बात करता हूं। भी आप वहीं पे आ जाए, डायरेक्ट पेज नंबर कौन सा है, फिर आप नोटिंग कर लीजिएगा। 3, 3 पे आ जाए। कोई आ जाएगा उसको दे देंगे। अच्छा, जब आप चोरी करते तो स्टेट की रिट, रिट मतलब देखिए मैं एक बात समझाता हूँ एक मिसाल के तौर पे। अब दो बच्चों को थोड़ा सा झगड़ा हो, मैंने कहा बेटा आप लड़े नहीं, ठीक मिसाल है। अब मैंने ए का बी से झगड़ा हो, मैंने कहा ए और बी को बोला आप दोनों लड़े नहीं। मैं कह रहा हूँ ना नहीं लड़े सर, बेटा क्यों नहीं? अच्छा, ये कह के मैं किसी काम से गया, ए ने बी की पिटाई कर दी। अब जब मैं वापस आया वो बेचारा रो रहा है बी। मैंने कहा वो ए ने मारा है, मिसाल है जो भी। अब मैंने ए को बोला देखो तुमने ना मेरी खिलाफ वर्जी करी। कह सर आपकी कहां से, मैं तो आपको कुछ कहा भी नहीं, मैं तो आपको देखा भी नहीं, आप मैं तो बी को मारा है। मैंने कहा देखो जब मैंने मना किया फिर भी आपने मारा, इसका मतलब आपने मेरी बात को अहमियत नहीं दी, इसका मतलब आपने मेरी खिलाफ वर्जी की है बी को मारे। इसी तरह जब कोई बंदा चोरी करता है तो असल में उस बंदे की जिसकी चोरी हुई है उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसने ली थी? गवर्नमेंट ने, स्टेट ने ली थी। तो जब आप चोरी कर रहे हैं तो आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लिहाजा चोरी भी किस में आता है? क्रिमिनल लॉ में आता है। अब यहां दो बड़ी अहम बातें हैं, ये और ये। क्या मतलब है इसका? जब भी क्रिमिनल लॉ होगा तो फैसला होगा ऑन दिस बेसिस, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्या मतलब? अदालत को जब तक 100% यकीन ना आ जाए। मिसाल के तौर पे एक केस हुआ, एक आदमी का कत्ल हो गया। अब कत्ल किस में आएगा, क्रिमिनल में या सिविल में? क्रिमिनल में आएगा। एक आदमी का कत्ल हुआ, पुलिस पहुंची तो लाश के साथ एक आदमी खड़ा हुआ और उसके हाथ में छुरी और छुरी पे खून। खून किसका? जिसका मर्डर हुआ है। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, ले गया, बोला भाई तुमने ये क्यों किया? उसने भाई मैंने ही नहीं किया, मुझे चीख की आवाज आई, मैं गया कमरे में तो वो बंदा जमीन पे लेटा हुआ था, उसके पेट में छुरी लगी हुई थी। अब बेचारे को तकलीफ थी, मैंने छुरी निकाली। जैसे ही मैंने छुरी निकाली एकदम पुलिस आ गई। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखो गौर से देखो, तो इस पूरे सिनेरियो में ज्यादा चांस किसके हैं? चांस तो इसी बात के ना इस बंदे ने कत्ल किया होगा, लेकिन अदालत को जब तक सबूत नहीं मिलेगा, गवाह नहीं मिलेगा, अदालत उसके खिलाफ केस नहीं चलाएगी। ऑन द अदर हैंड एक और मिसाल, एक मालिक मकान ने किराएदार पे केस किया, जज साहब इन्होंने 6 महीने से मुझे किराया नहीं दिया। अब बताओ मालिक मकान और
किराएदार का झगड़ा किधर जाएगा, क्रिमिनल में, सिविल में? अदालत यहां देखेगी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस। अदालत देखी किसके सही होने के चांस आते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। मालिक मकान ने कहा जज साहब देखें किराया नहीं दे रहा। जज ने किराएदार को बुलाया, इधर आओ भाई। हाँ, तुम पे इल्जाम है तुमने किराया नहीं दिया। नहीं नहीं जज साहब मैंने किराया दिया है। अच्छा दिया है, रसीद 6 महीने किराया रसीद। कब से कब तक है जी? जनवरी से जून पूरा दिया। मैंने कहा, अदालत ने कहा अच्छा, जनवरी की रसीद निकालो। वो मेरी पैंट की जेब में थी, वो धुल गई पैंट, तो उसके साथ रसीद भी धुल गई। जज ने कहा चलो भाई, जनवरी की रसीद धुल गई, फरवरी, फरवरी वो जिन कपड़ों में थी वो कपड़े खो गए। जज ने कहा अच्छा मार्च, वो हम घर शिफ्ट कर रहे आए थे ना, तो फिर मैंने ऑफिस चेंज हुआ मेरा, तो वो इधर उधर हो गई थे। अप्रैल, अप्रैल में कुछ बोल दिया, मई, जून। हर महीने के बाद जवाब में उसने कोई एक बात दे दी, भाई ये हो गया, खुल चोरी हो गई, खो गई, हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा चांस किस बात के हैं? नहीं दिए उसने, कि उसने पैसे नहीं दिए। अदालत ज्यादा चांस पे फैसला कर ली, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है ना कि वाकई रसीद धुल गई हो, वाकई पैंट से पैसे खो गए, वाकई आपकी वजह से रसीद क्या हो गई हो। और ये बात किसको बता दी उसने गलती से? किराए मालिक मकान को, यार आप मुझे वो रसीदें दे दें, और इत्तेफाक से सारी रसीदें खो गई। मालिक मकान ने कहा ये तो बेहतरीन चांस है, इसके बाद रसीदें नहीं है मेरे किराए की, इसने इस पे केस कर दिया। देखो पॉसिबिलिटी तो है ना ऐसा हुआ होगा। अदालत क्या करेगी? चांस देखेगी, जिसका ज्यादा सही लगेगा उस पर फैसला कर देगी। 80-20 लगा अदालत को फैसला, क्या लगा? 80% मालिक मकान ठीक है, 20% किराएदार। अदालत बैलेंस देख ली किधर ज्यादा, उस पर फैसला कर देगी। मगर क्रिमिनल लॉ में अदालत जब तक पूरा एक तरफ क्लैरिटी ना आ जाए और एक तरफ बिल्कुल वो ना आ जाए, अदालत क्लियर जब तक नहीं होती फैसला। इसलिए आप देखें सिविल लॉ के केस जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, क्रिमिनल लॉ के लंबे चलते हैं। क्योंकि कोर्ट मेक श्योर करती है बिल्कुल, जब उसको यकीन हो जाए ना तब फैसला देती है, वरना फैसला। एक जुमला, कभी आप फिल्म देख रहे हो या कंटेंट कोई देख रहे हो तो उसमें अदालत एक जुमला इस्तेमाल करता है जज के, मुलजिम फला बिन फला को सबूत के नाकाफी होने की बुनियाद पे अदालत बरी कर रही। सबूत के नाकाफी होने, शक की बिना पे, यानी कि जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है ना, अदालत उसको देती है। अदालत के पास अगर 80% अश्योरेंस आ जाए कि इस बंदे ने गलत किया है, और 20% है कि शायद ना किया हो, तो अदालत 20% पे फैसला कर देगी, क्रिमिनल लॉ में। सिविल लॉ में अदालत देखेगी ज्यादा चांस किसका, कौन ज्यादा सही नजर आ रहा है, ये ज्यादा सही लग रहा है, बस इस पे फैसला करो। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? की पॉइंट। अच्छा जी, ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द क्लेमेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है सबूत देने की जिम्मेदारी। बर्डन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है भाई? क्लेमेंट कहते हैं केस करने वाला। क्लेमेंट किसको कहते हैं? याद रखें, जब भी कोई शख्स किसी पे केस करता है, जो केस करता है उसको क्लेमेंट कहते हैं, जिस पर केस होता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। जो केस करता है उसे क्लेमेंट कहते हैं, जिस पर केस होता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। और अदालत ये कहती है कि सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे मेरे भाई? केस करने वाले पे। जो केस लेके आ रहा है, अदालत कहती है बेटा जिम्मेदारी भी सबूत देने की आपकी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब मैंने किसी पे इल्जाम लगा भाई फला आदमी शरीफ आदमी नहीं है, तो भाई अब वो आप साबित करें वो शरीफ, वो नहीं, उसको नहीं बोलेंगे बताओ तुम बताओ शरीफ हो। भाई अचानक मैं बैठे बैठे आप मुझे बोल लो मुझे शरीफ साबित करो, मैं क्यों करूं? जिसने इल्जाम लगाया है वो साबित करे कि भाई मैं शरीफ नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? नेक्स्ट, पैरेलल प्रोसीडिंग्स क्या मतलब है? बाज एक्टिविटीज, बाज जराइम, बाज जुर्म ऐसे होते हैं जो दोनों इशू में आ जाते हैं, क्रिमिनल में भी आ जाते हैं और सिविल में भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे, किराएदार ने मालिक मकान को किराया नहीं दिया। जब मालिक मकान ने बार बार मांगा तो दो चार चम्मे भी करा दिए उसके, पिटाई विटाई भी कर दी उसकी। अब हम कहेंगे किराया ना देना सिविल है और पिटाई करना, तो ये
एट द सेम टाइम दोनों केसेस चलेंगे, सिविल भी और क्रिमिनल भी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है जी। और अदालत दोनों को चलाएगी, दोनों को अलग अलग चलाएगी। सिविल कोर्ट्स में वाला मैटर चलाएगी, किराया ना देना, क्योंकि कोर्ट भी अलग होते हैं। भी मैं आपको कोर्ट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, याद रखें कोर्ट भी अलग होते हैं। सिविल कोर्ट अलग है, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट के जज अलग हैं, क्रिमिनल कोर्ट के जज, सिविल कोर्ट के वकील अलग हैं, क्रिमिनल कोर्ट के वकील अलग हैं। ये वे इस तरह होता है, जब कोई शख्स डॉक्टर बनता है तो शुरू में सब एक साथ पढ़ाई करते हैं, फिर लोग अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। कोई कार्डियोलॉजी की तरफ जाता है, कोई किधर जाता है, तो इसी तरह शुरू में सब वकील एक साथ पढ़ते हैं। उसके बाद आगे जाके फिर वो फैसला करते हैं कि हमने सिविल में स्पेशलिटी क्रिएट करनी है या क्रिमिनल में। पैसा जो है ना मेरे भाई, वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में। इसका उससे ताल्लुक नहीं है, सिविल या क्रिमिनल से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है आप कितने अच्छे वकील हैं। मसलन एक आदमी क्रिमिनल का वकील है और इतना अच्छा नहीं है, फड्डो वड्डों तक के केस सुलझा लेता है, कत्ल वतल के मामला नहीं कर पाता, तो उसको पैसे कम मिलेंगे। ठीक है। और एक आदमी क्रिमिनल में कत्ल वतल के मुकदमे देखता है तो उसको पैसे। इसी तरह सिविल में भी यही है कि आप 2-4 लाख 2 लाख रुपए के झगड़ों पे आपको लोग हायर कर लेते हैं। एक भाई सिविल सूट्स करोड़ों अरबों रुपए के भी होते हैं। तो जब आपको दो बड़ी कंपनी के दरमियान पड्डा चल रहा है, अब सिविल सूट है, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए की बात है, तो जिसका करोड़ों अरबों रुपया फंसा हुआ होगा तो वकील भी क्या करेगा, तगड़ा किस्म का करेगा ना, तो फिर वो तगड़ा वकील। तो इसका ताल्लुक सिविल या क्रिमिनल से नहीं है, इसका ताल्लुक है कि फिर आप कितने एफिशिएंट हैं और कितना कितना बड़ा केस डील कर रहे हैं, और आपका पास रिकॉर्ड क्या कहता है। जी सर, कुछ कह रहा था कुछ? जी। अब एग्जाम्पल, एक फ्रॉडस्टर जो है, यानी कि फ्रॉड करने वाला, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टेट भी करेगी और इम्प्रिजनमेंट भी होगी और सिविल प्रोसेस भी होगी, चूंकि विक्टिम्स के साथ। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने धोखा दिया और उसने फ्लैट बुकिंग के नाम पे पैसे लिए और भाग गया, तो उसका फ्लैट लेके के जो पैसे लिए उसने, वो सिविल मैटर है, और लेके जो भाग गया है ये क्रिमिनल मैटर है, तो दोनों को एक साथ मामला होगा। सॉरी, एक आदमी ने अपार्टमेंट लॉन्च करे, लोगों से बुकिंग के पैसे पकड़े और पैसे पकड़ के भाग गया। अब उसने दो जुर्म किए, एक लोगों को फ्लैट भी नहीं दिया और भाग गया, ये तो अलग जुर्म है। अलग इसलिए मैं समझाता हूं, एक आदमी ने आपसे फ्लैट के पैसे लिए और फ्लैट बनाए नहीं, लेकिन भागा नहीं, वहीं बैठा हुआ, बेचारे के पैसे डूब गए, गलत पेमेंट कर दी, महंगी लेबर को ज्यादा पैसे दे दिए, फाइनेंशियल कैलकुलेशन गलत होने की वजह से क्या हो गया, लेकिन वो वहीं बैठा हुआ है। तो आप कहेंगे सिविल मैटर है ना, पैसे लेके भागा नहीं है। एक आदमी ने पैसे लिए और भाग भी गया, दो अलग अलग बातें हैं ना। मिसाल, एक आदमी ने पैसे लिए एडवांस, ठीक है, और जो प्लॉट खरीदा पता चला वो उसके पेपर जाली निकल आए, एडवांस भी दे दिया उसने पैसे, प्लॉट भी नहीं मिला। अब उधर से वो कह रहे हैं भाई कंस्ट्रक्शन शुरू करो, भाई प्लॉट ही नहीं है, वो बेचारा फंस गया। बिजनेस फेलियर है ये, क्या है? एक ये कि आपसे पैसे लिए और शॉर्ट, मजा नहीं, शार्ट बोलो फिर मजा आता है। हाँ ऐसे फिर मजा आता है। ये क्या करें? जी जी, क्रिमिनल लॉ में। हम्म। नहीं, अदालत में केस नहीं होता, बस ये होता है कि अदालत उसको फिर उससे माजरत माजरत कर लेते हैं। यार ऐसे तो आप कह रहे हो, ये तो बहुत आप अलग बता रहे हो ना। ऐसे नॉर्मल केस है, मिसाल के तौर पे एक आदमी है, ऐसा भी होता है कि एक आदमी पे केस चला, 12 साल केस चला, सजा नहीं हुई है, अभी केस चल रहा है। जब तक केस चल रहा है जाहिर है वो कहाँ पे, जेल में है वो। 12 साल बाद पता चला वो बंदा जुर्म नहीं है, मुजरिम, तो 12 साल तो लग गए ना उसके मेरे भाई। नहीं नहीं, क्लेम विलेम कुछ नहीं मिलता वो, अनफॉर्चुनेटली हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है। यूरोप में तो इस तरह नहीं होता, वो तो देखें हमारे तो हर सारा डिपार्टमेंट ही सारा खराब है ना, तो एक अलग बात। ऐसा भी होता है अदालत में कि एक आदमी पे केस चला, मिसाल के तौर पे एक आदमी ने मोटरसाइकिल का इल्जाम लगा चोरी करने का, अब उस पे केस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 5 साल लग गए। 5 साल बाद साबित हुआ कि हाँ भाई इसने मोटरसाइकिल चोरी की थी। जज ने कहा इनको सजा दी जाती है 3 साल। तो जज कहेगा जज साहब 5 साल से तो मैं हूँ, जज कहेगा हाँ चलो तुम्हारे तो गुजर गए, चलो भाई, रिहा हो गया, अल्लाह हाफिज।
ऐसा भी होता है। वो एक लतीफा है ना, एक आदमी ने बेचारे पे इल्जाम लगा, 5 साल तक केस चला, फिर वो बेचारा बाइज्जत बरी हो गया। तो उसने जज से कहा, जज साहब अब 5 साल तो मैं अंदर रहा हूँ बगैर कुछ किए, तो मैं छोटा मोटा जुर्म कर लूं क्या? ये मेरे पास बैलेंस आ रहा है 5 साल, बैलेंस 5 ईयर्स आ रहे हैं मेरे पास, प्रीपेड बैलेंस, तो मैं कुछ कर लूं? जैसे कोई पागल है, बैठ गया आराम से। बहरहाल, जी सर, दोनों पार्लियामेंट बनाती है। फर्क सिर्फ ये है कि एक सिविल लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, जबकि क्रिमिनल लॉ है वो स्टेट और इंडिविजुअल्स के दरमियान डिस्प्यूट को बनाती पार्लियामेंट ही है। वो अब पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे अभी, इनको नोट दे दें, जो बन गया मैं इनको दे दूं। मिल गए, चलो। जी जी, पैसा खाना कैसे क्रिमिनल लॉ में? दोबारा दो से बोलें। तो आपने बोला था जैसे माली मकान अगर क्राइम का पैसा खाए तो वो सिविल लॉ है, तो वो क्रिमिनल लॉ कैसे नहीं होगा? वो भी तो थेफ्ट होगा ना। नहीं नहीं, थेफ्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहा है कि जैसा मैं किराया इनको क्या दूं, इनका घर इतना खराब है, पानी आता नहीं है, इस किस्म के जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, वो सिविल लॉ। वो ये थोड़ी कहेगा हाँ मैं खा लिए पैसे। समझ रहे हैं बात को? देखिए आप इस बात को समझें, सिविल लॉ में आमतौर पे लोगों के आपस के झगड़े होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर झगड़ों में आमतौर, देखिए मैं एक जुमला, हमारे एक सर थे, वो ये कहते थे कि रियल लाइफ में देर इज नो परफेक्ट विलन। परफेक्ट विलन समझते हैं? परफेक्ट विलन वो होता है जो फिल्मों में होता है, एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। वो क्या होता है, एक आदमी दिखाते हैं बुरा है, वो है बुरा, मैं हूं बुरा, हाँ भाई मैं हूं बुरा, वो मुकेम्बो टाइप का, ठीक है। आम लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जब हम कोई किसी के साथ गलत करता है तो जस्टिफाई भी करता है। मतलब मैं मालिक हूं, आप मुलाजिम हैं, मैंने आपकी तनख्वाह काट ली, तो किसी ने बोला यार तनख्वाह, शर्म नहीं आती तनख्वाह काट लिया, अबे तो वो भी तो काम नहीं करता। तो हम सब जो भी किसी के साथ गलत कर रहे होते हैं उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन अपने पास बना रखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहता हाँ हाँ मैं तो वही बुरा आदमी, जाओ जो करना कर लो, ऐसे कोई नहीं बोलता। सब ये बोलते हैं हाँ भाई मैं सही हूं, मुझे अपने पास, हम सबके पास अपने अपने गलत कामों की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है। तो वी आर नॉट परफेक्ट। परफेक्ट विलन वो होता है वो कहता है हाँ मैं हूं ही बुरा, मुझे अच्छा लगता है लोगों को नुकसान पहुंचाना। ऐसा एक्चुअल लाइफ में कोई भी नहीं होता है। नेक्स्ट, जुडिशरी। अच्छा जी, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो जजेस के रैंक्स होते हैं, अगर हम उसको देख लें, सबसे जो जूनियर जज होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। यूके में जजेस में जो सबसे जूनियर जज होता है वो है डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि जब भी कोई जज बनता है ना, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज बनता है वो, ठीक है। लोएस्ट लेवल के कोर्ट में होता ही है, ठीक है। और उसके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट। यानी कि जब वो वकालत के कम से कम 7 साल उसके हो जाते हैं पूरे, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो फिर अदालत पूरा उसका केस देखती है, पूरा उसकी पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है कि इसने जो केस जीते कितने थे, फिर वो कितने सही साबित हुए, वगैरह वगैरह। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी, एडवोकेट मतलब वकील, तो एज अ वकील जब वो कम से कम 7 साल, क्योंकि अक्सर जो जज होता है ना ये कभी वकील होते हैं, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद अगला जज होता है सर्किट जज। ये नेक्स्ट लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है जी। इसका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेसी, यानी कि वकालत का, ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट जज का यानी कि 10 साल उसके पास मिला के एक्सपीरियंस हो, जिसके अंदर कुछ साल उसने एज एन एडवोकेट और कुछ साल एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। फिर जाहिर देखें, परफॉर्मेंस की बुनियाद है ना। आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं, 90% आपके केसेस ठीक हैं, आपने सही फैसले किए, जैसे आपने अभी बोला कि एक जज ने फैसला किया, 4 साल बाद पता चला वो बेचारा, तो अब वो जज के नेगेटिव पॉइंट्स में चला जाएगा ना, उसकी परफॉर्मेंस में, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी जी। जब वो एडवोकेट बन जाता है, आसान इसका जवाब ये है, जब एडवोकेट बनेगा तो एडवोकेट वाली नंबर प्लेट मिल जाएगी। हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस का जो मिनिमम है वो है कि जी जब आप सर्किट जज बनने के बाद कम से कम आपका 2 साल का तजुर्बा हो सर्किट जज का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर हाई कोर्ट जज। उससे ऊपर है अपील कोर्ट जज। अपील कोर्ट जज के अंदर लॉर्ड चीफ जस्टिस ये सब लोग हैं, और ये जो अपॉइंट होता है, ठीक है जी, वो जाहिर है जब होता है जब आप हाई कोर्ट के जज के तौर पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो, इसका कोई पर्टिकुलर कोई वो नहीं है क्राइटेरिया, बस जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है वो। अभी हमने इतना उसमें जाना भी नहीं है, हमारा मेन मेन वो है जो टाइप्स ऑफ जजेस। उससे ऊपर है मेरे भाई, जो सबसे ऊपर है वो है जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। तो जो भी अपील कोर्ट जजेस होते हैं, ठीक है,
उनमें से फिर किसको जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनको उनको एज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे हायर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। जी। डायरेक्ट मतलब नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट जज ही बनेगा। नहीं नहीं, पाकिस्तान में भी एक सर्टन उसको फॉलो करते हैं फिर वो आते हैं, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट। सॉरी, तो कोर्स किया है ना उसने। सिर्फ वो कि सिर्फ उन मैटर्स में ही जो जो मजहबी मैटर है उन्हीं में वो जजमेंट दे सकता है, बाकी नॉर्मल मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व होता। जैसे वो किराए का मसला है वो बाकी उनमें मसला नहीं हो। जो आप रूट बता रहे हैं ना उसमें सिर्फ मजहबी एतबार से जो तलाक के मसले हैं और जो आप। हाँ। नहीं 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 नहीं, वो फिर जो इस्लामिक उससे आते हैं वो इस्लामिक जो झगड़े होते हैं ना। इस्लामिक झगड़े मतलब मियाँ बीवी के जो तलाक और उसके झगड़े हैं, खुला के झगड़े हैं, उन्हीं में मैटर में करते हैं। अगर आप मिसाल दो एक आदमी ने पढ़ा ही नहीं है लॉ, तो कहाँ से फैसला करेगा? ये थोड़ी ना वहां से आपने कोर्स कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं, इस्लामिक बेस पे बना हुआ है लेकिन है तो अलग ना। मिसाल के तौर पे इस्लामिक बेस पे बना हुआ है लेकिन कानून तो एक पूरी आपको स्टडी करना। मिसाल तो इनकम टैक्स लॉ है। अब इनकम टैक्स का मैटर खाली आप एक शरीफ आदमी हैं, आप नेक है, नमाज पढ़ते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप इनकम टैक्स के फैसले हल कर लेंगे। भाई नेक होना एक अलग बात है, इनकम टैक्स की नॉलेज होना एक, ये दो अलग अलग मैटर है ना। तो उसने तो वही तो जो 10-12 साल लगाए क्या सीखा है उसने? इनकम टैक्स सीखा है या मजहब सीखा है? तो मजहब से रिलेटेड है ना फैसले कर सकता है ना, इनकम टैक्स से मुतालिक फैसले तो नहीं कर सकता ना। ठीक है। नेक्स्ट, मेन सोर्सेज ऑफ लॉ। अच्छा, लॉ ड्राइव कहां से होता है, लॉ आता किधर से? तो लॉ आने के बुनियादी तौर पे दो एक केस लॉ और एक स्टैट्यूट। केस लॉ से क्या मुराद है? जो पिछले फैसले हैं, याद रखें जब भी कोई फैसला केस अदालत में आता है तो फैसला जज की दो बुनियादों पर करता है। एक, जो पिछले ऐसे ही मैटर आए थे उनके जो फैसले हुए उनकी बेस पे, और जो लिखा हुआ आपके पास लॉ है जो कहां से बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, केस लॉ देख लेते हैं। केस लॉ असल में कॉन्सेप्ट है दुनिया में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी डॉक्ट्राइन का मतलब मैंने बताया था, वाइडली अग्रीड अपॉन। तो अब ये तो हो गया डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं पिछला, प्रीवियस। द वर्ड प्रेसिडेंट मींस पिछला, प्रीवियस। जो पिछले केसेस के फैसले थे उसकी बुनियाद के ऊपर। मैं एक मिसाल देता हूं। आप अपने अब्बा के पास गए और आपने बोला अब्बू पिकनिक पे जाना है। अब्बू ने बोला नहीं कोई जरूरत नहीं, पिकनिक पे बहुत समंदर जो है ना रफ है। अब ह्यूमन साइकी पता है क्या है? आप फौरन क्या बोलेंगे? आपने भाई को भी तो भेजा था। तो आपने क्या किया, अपने ही अब्बा को, अपने ही अब्बा का किया हुआ एक फैसला रेफर किया और उससे कन्विंस किया। जब आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे तो उनके कन्विंस होने के चांस, बिल्कुल ऐसे ही 2026 में आपने केस लड़ लें, जज ने बोला भाई हम आपके हक में क्यों दें, तो आप बोले आज से 25 साल पहले भी ऐसे ही केस आया था, अदालत ने यूं किया था और ऐसे ही हुआ था। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है अदालत को कन्विंस करने का, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। कि अदालत में मौजूदा केस को साबित करने के लिए कोई वकील किसी पिछले केस के फैसले का सहारा ले और अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश करे। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? अब इसमें दो बातें। अगर आप किसी सीनियर को किसी जूनियर का केस रेफर करेंगे तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसकी मर्जी है वो माने या। लेकिन अगर आप किसी जूनियर अदालत को किसी सीनियर अदालत का केस दिखाएंगे तो उसके लिए फिर वो कंपलसरी होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जब आप किसी जूनियर दे दे, अभी आप कहाँ हैं? किसी सीनियर अदालत में। और सीनियर अदालत में जज साहब को बता रहे हैं कि जज साहब एक ऐसे ही केस जूनियर अदालत में आया था, उन्होंने ऐसा फैसला दिया था। तो सीनियर के लिए क्या जरूरी है जूनियर की बात माने? नहीं माने। कन्विंस कर सकते हैं आप, कंपलसरी। लेकिन जब आप जूनियर की अदालत में खड़े होकर किसी सीनियर अदालत के केस को रेफर करेंगे तो फिर जूनियर की जरूरी है कि फिर वो उस बात को माने। क्या ये बात समझ में आई?
एक और मिसाल में दे देता हूँ समझाने के लिए जरा। आप अपने अब्बा के पास गए, अब्बा से बोला मुझे जाना है पिकनिक पे। अब्बा ने बोला भाई कोई जरूरत नहीं पिकनिक पे जाने की, बहुत रफ है समंदर, हाई टाइड है। तो आपने बोला वो चचा ने अपने बेटे को भेजा है, तो अब्बा बड़े कि चचा बड़े? तो अब्बा की मर्जी में चचा की बात माने यार। मेरी बात समझ में आ रही बात? लेकिन अगर अब्बा को आप बोले वो दादा ने बोला था कि तुम चले जाओ, या दादा ने भी तो भेजा था उस दिन, अब ये तो ऐसी है अदालत से उसको ताल्लुक नहीं, समझा रहा हूं कि आप जिसको रेफर कर रहे हैं वो सीनियर है या जूनियर है। क्या ये बात समझ में आई? बट ऐसे मतलब अगर लॉजिक है तो फिर पहले वो जिसके पहले की और फिर देखें, जब भी कोई अदालत में पहली दफा मैटर आता है ना, वो बहुत अदालत सोच समझ के फैसला करती है, चूंकि आइंदा ही क्या बन जाएगा, केस तो केस लॉ बन जाएगा, और आने वाले नस्लों के लिए या लोगों के लिए क्या बन जाएगा, मिसाल बन जाएगा। इसलिए पहली दफा जब कोई मैटर आता है तो बहुत सोच समझ के गया, क्योंकि उसको फिर इग्नोर करना बहुत, हमें भली मैं एक समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? समझाने के लिए एक मिसाल दे, फर्ज कर लें आपने एडमिशन लिया। एडमिशन लेते हुए हमने आपने पूछा सर आप इस फीस के बदले क्या देंगे, हमने आपको क्लियरली बताया हम आपको लेक्चर देंगे और बिठाएंगे बस, और कुछ नहीं देंगे। क्लियर, कागज पे लिख के दिया, आपने साइन कर दिया। अब आपने देखा सर बाकी बच्चों को नोट्स दे रहे हैं, आपने भी नोट्स मांगे, मैंने कहा नहीं नोट्स तो हम नहीं देंगे आप। तो आप लॉजिक पे चलेंगे या देखेंगे बाकी को भी तो दे रहे हैं? मैं लाख समझाऊं, देखो बेटा लॉजिक ये कहती है, मैंने तुम्हारी आप कहेंगे लॉजिक गई ऐसी की तैसी, बाकी को तो दे रहे हैं ना आप। लॉजिक की ऐसी की तैसी, बाकियों को क्यों दे रहे हैं आप? मुझे भी दें। अब मैं लॉजिक से नहीं समझा सकता, समझ में आ रही बात? तो जब अब लॉजिक वॉजिक असल में हर इंसान ना, मुझ समय हर आदमी को अपने मफाद की बात समझ में आती है, मैं भी ऐसी हूँ। समझ में आई बात? तो वकील दूसरा वाला तो कहेगा नहीं ऐसा केस अदालत में आया था, आप भी जज हैं उसने भी जज है, उसने भी तो देखिए फैसला किया ना, इसका मतलब कोई ना कोई तो ये इटसेल्फ एक लॉजिक है कि दूसरा जज जब ये फैसला कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो उसका मैंने जवाब दे दिया, अगर वो सीनियर होगा तो लाजमी फॉलो करना, जूनियर होगा तो लाजमी उसकी मर्जी फॉलो करे या ना करे। ठीक है ना? केस लॉ रेफर्स टू द लॉ डेवलप्ड फ्रॉम जुडिशियल डिसीजन बाय द, तो होता ये कि अदालत जब भी कोई फैसला होता है ना तो वो क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और फ्यूचर के केसेस के लिए क्या बन जाता है, एग्जाम्पल सेट हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एग्जाम्पल, if supreme court rules that a certain type of contract is valid then lower courts are likely to follow that decision। जब कोई सीनियर कोर्ट कोई फैसला करता है तो जूनियर कोर्ट तो फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ बेस करता है कस्टम या ट्रेडिशंस के ऊपर। मैं मिसाल देता हूं, फर्ज कर लें कई सौ साल पहले की बात है, पहली दफा अदालत में झगड़ा आया एक स्टेट एजेंट का और एक किराएदार का। स्टेट एजेंट ने मुकदमा कर दिया अदालत में किराएदार पे कि जज साहब ये किराएदार हैं, इनको मैंने घर दिलवाया था, अब ये मुझे कमीशन नहीं दे रहे। जज ने कहा अच्छा भाई सुनते हैं केस, हाँ भाई बताओ क्या हुआ। तो पता ये चला कि स्टेट एजेंट एक स्टूडेंट था, किराएदार एक टीचर था, है भाई। टीचर ने क्लास में बैठे बैठे बोला यार आजकल मैं घर ढूंढ रहा हूँ, कोई हो तो बताना। एक बच्चे ने बोला सर मेरी नजर में दो तीन घर हैं। मैंने बोला ठीक है। अब वो उसको ले गया बच्चा स्टूडेंट टीचर को, इत्तेफाक से पहला घर दिखाया, वो समझ में आ गया, और टीचर ने घर किराए पे ले लिया। अब बच्चे ने पहले दिन फोन किया और सर घर वर सही चल रहा है, पानी वानी आ रहा है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है। बस बात खत्म हो गई। फिर बच्चे ने एक दो दिन बाद फोन किया और सर घर सब सही है, ये वो गैस वैस आ रही है? उसने हाँ भाई गैस आ रही। फिर उसने फोन किया और सर घर बिजली, अबे हाँ भाई गैस बिजली पानी कुत्ते बिल्ली सब आ रहे हैं। तो बोला सर मैं कमीशन करे, कमीशन कौन सा कमीशन? अब वो बेचारा उसमें क्या कहेंगे, शर्मा हुजूरी में वो बेचारा कह नहीं पा रहा। खैर उसने आखिर में कह ही दिया कि भाई कमीशन करे, कौन सा कमीशन? अरे सर मैं स्टेट एजेंट हूँ। तो कब स्टेट एजेंट कब बने भाई तुम? हम तो मेरी क्लास में बैठे हुए थे, मैंने बोला यार कोई घर हो तो बताना, तुमने बता दिया। बोलो नहीं नहीं सर मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है।
टीचर कह रहा है मैं तो स्टूडेंट समझ के, उसने मुझे बताया, मैंने घर ले लिया, ये निकला अंदर से स्टेट एजेंट। बच्चे ने कहा भाई मैं कहाँ अपनी फीस कहाँ से दूंगा, इतनी महंगी एसीसी की फीस कहाँ से दूंगा, मैं साइड में काम करता हूँ, बच्चा भी सही है अपनी जगह। अब अदालत ने कहा भाई आपस में तय नहीं हुआ था आप दोनों में? नहीं तय, मुझे तो पता ही नहीं स्टेट एजेंट है। बच्चे से पूछा तुमने बताया ना? मैंने कहा नहीं मेरे सर है। मैंने कहा मैं, कहा इत्तेफाक से घर होता है ना, कई दफा घर देखता है बंदा तो एहसास होता है, वो इत्तेफाक से पहला घर दिखाया, पहले ही घर से बात बन गई। खैर अदालत ने कहा भाई झगड़े नहीं आप, अच्छा ये पहला झगड़ा है, इससे पहले कोई अदालत में कोई ऐसा झगड़ा? तो अदालत कहेगी कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है। ट्रेडिशन ये है कि किराएदार 1 महीने का किराया एज अ एज अ कमीशन स्टेट एजेंट को देता है। ये कस्टम था उस इलाके का, शहर का। जज ने कहा भैया बस एज पर कस्टम हमने फैसला किया है, टीचर साहब आप इस बच्चे को जो स्टेट एजेंट है इसको 1 महीने का के किराए के बराबर कमीशन देते हैं। तो ये कहां से लॉ आया? क्या ये किसी पिछले केस से आया? नहीं। जुडिशियल प्रेसिडेंट है? नहीं। कहीं लॉ में लिखा हुआ है? नहीं। तो फिर ये कहां से आया? एज पर कस्टम, एज पर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में जो भी मसले हैं वो कभी ना कभी तो पहली दफा अदालत में आए होंगे ना, तो उसको किस बुनियाद पे फैसला किया जाता है? ट्रेडिशन पे फैसला किया। फिर जब वो बार बार आते हैं ना, देखो होता है लॉ बनता कैसे, जब कोई पहली दफा फड्डा आता है तो अदालत ट्रेडिशन पे फैसला कर देती है। लेकिन जब वो बार बार आते हैं तो अदालत कहती है नहीं नहीं भाई अब ट्रेडिशन पे नहीं चलते, एक काम करते प्रॉपर क्या बना लेते हैं, लॉ बना लेते, ताकि झगड़ा हमेशा के लिए क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। जी सर आप कुछ कह रहे थे? जी 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 जी। नहीं अग्रीमेंट रिटन नहीं था ना, लेकिन ये तो मान रहा है ना टीचर की इस बच्चे ने मुझे घर दिलवाया था। लेकिन मैं ये समझा कि ये एज अ स्टूडेंट मेरी हेल्प कर रहा है, वो जबकि एज अ स्टेट एजेंट। और एक देखें एक हकीकत बात भी है कि जब आप मिसाल के तौर पर आप में से कोई नौकरी कोई कारोबार करता है आप में से कोई? आप क्या करते हैं भाई कारोबार? सॉफ्टवेयर हाउस है। अब जिस तरह आप आम आदमी को डील करते हैं, अब आपके चच्चा भी अगर आपसे कोई काम लेंगे तो आप उसको उस तरह तो डील नहीं करेंगे ना। मिसाल के तौर पर आपका असूल ये है कि भाई हम पहले एडवांस लेते हैं 50%, फिर हम काम शुरू करते हैं, मिसाल है। अब आपके चच्चा उन्होंने भी सॉफ्टवेयर का बोला, उनको थोड़ी बोलेंगे आप पहले टाइम लें मेरे पास आए फिर आप 50% जमा कराएं, इस तरह थोड़ी बोलेंगे आप जरा उसे। अब चच्चा समझ रहे हैं आप भाई बंदी में, भतीजा बंदी में काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं उन्हें? तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप थोड़े कम पैसे लेंगे उनसे। चच्चा भी एक्सपेक्ट करेंगे ये कारोबारी स्टाइल है मुझे डील। अब वो ये समझे कि शायद बिल्कुल ही मुझे फ्री कर देगा काम। अरे भाई बिल्कुल फ्री तो कैसे करूंगा यार, मैं अब एक काम कर रहा हूँ, मैं पैसे कुछ तो लूंगा ना चच्चा आपसे, ठीक है ना? तो इस तरह मसले होते हैं। लेकिन बहरहाल एग्रीमेंट तो हुआ है ना, भले रिटन प्रॉपर तरीके से ना हो, लेकिन ये आपस में बात तो तय हुई है ना कि आप उनको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ पर्सनल रिलेशन होने की वजह से खुल के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स डिस्कस नहीं कर पाते। बस वो एक खामोश एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ वो पैसे दे ही देंगे जो भी है, बहरहाल उसमें झगड़े भी होते हैं फिर। जी तो आपने बोला था कि एक बार बार एक के फॉर्मेट खतरा तो वो लॉ बन जाता जी जी। है उसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट लॉ बनाना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। एग्जाम्पल थोड़ी बुरी सी है लेकिन समझाने के लिए दे रहा हूँ, जाहिर है आप लॉ पढ़ लें तो हर चीजें डिस्कस करेंगे। दुनिया में कोई तो पहली दफा केस आया होगा ना एसिड थ्रो का, वो क्या कहते हैं उर्दू में, तेजाब फेंकने का केस। तो जब पहली दफा अदालत में केस आया होगा और एक आदमी ने, किसी बदबख्त ने किसी मासूम लड़की बेचारी के ऊपर चेहरे पे तेजाब फेंक दिया होगा, तो अदालत ने कैसे फैसला किया होगा उसका? लॉ में तो कोई है ही नहीं, किसी पे एसिड फेंकने का लॉ है ही नहीं। तो उसमें अदालत ने इस तरह फैसला किया होगा कि अगर किसी ने माजी में, पास्ट में, एक आदमी ने किसी बंदे के चेहरे पर लकड़ी मारी, उससे चेहरा हो गया जख्मी, उसको जो सजा दी होगी तेजाब पे भी वही सजा दे देंगे। मेरी बात समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? लेकिन जब बार बार हुआ तो फिर हमारे मुल्क में क्या बना प्रॉपर, एसिड थ्रो करने का लॉ बना कि जो शख्स किसी औरत के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर एसिड फेंकेगा उसके तहत ये पूरा लॉ है। मैं दूसरी मिसाल दे रहा हूं, किसी ने किसी को किसी पहली दफा ईमेल पे धमकी दी होगी या मोबाइल पे धमकी दी होगी, पहली दफा मोबाइल पे धमकी दी होगी ना किसी ने, उसका तो लॉ ही नहीं है। तो हम कहेंगे जो फेस टू फेस धमकी का लॉ था ना हम एज इट इज अप्लाई कर देंगे। लेकिन फिर हम जब एक आध दफा हो गया चलो भाई चल गया, जब बार बार हुआ तो हमने कहा नहीं नहीं भाई क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा। तो ये जुगाड़ू काम है, ये ट्रेडिशन पे फैसला करना प्रीवियस केस में, ये जुगाड़ू सा है जरा सा।
प्रॉपर लॉ बनाया भाई, प्रॉपर लॉ जी तो सर। सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेजेंटेड वो भी लॉ बन जाता है, वो बार बार। हाँ बिल्कुल, वो भी लॉ, उसी की, उसकी रोशनी में तो लॉ बनाते हैं। पिछले केसेस की रोशनी में भी प्रॉपर लॉ बनाया जाता है ताकि चीजों को हैंडल किया जा सके। इक्विटी लॉ, इक्विटी लॉ क्या कहता है? फेयरनेस एंड जस्टिस। देखिए बाज का जो कॉमन लॉ होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो शायद इतना क्लियर नहीं होता। कॉमन लॉ अभी ऊपर पढ़ाया था ना मैंने, जो ट्रेडिशंस की बेस पे होता है, कस्टम और ट्रेडिशंस की बेस पे होता है। मिसाल के तौर पे एक लॉ बना, एक फैसला हुआ कस्टम की बुनियाद पे कि भाई, अभी हमने एक केस डिस्कस किया था जिसके अंदर एक टीचर को एक स्टूडेंट ने एज एन स्टेट एजेंट घर किराए पे दिलवाया था। तो हमने फैसला कर दिया कि भाई ये 1 महीने के किराए के बराबर। अब उस बंदे ने, टीचर ने बोला, जज साहब ये तो मैंने घर लिया ही 1 महीने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर आप एक घर लेते हैं जिसमें आप कई साल रहेंगे और आप तब 1 महीने का किराया दें एज अ कमीशन, वो अलग बात है। और आप ले ही घर, और जितना किराया है उतना ही कमीशन है, तो आपको नहीं लगता है थोड़ा सा ये अजीब सी बात है? तो अदालत कहेगी नहीं, फिर आप एक काम करते हैं, आप अपील करते हैं कि नहीं जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो टीचर कहता है कि ये तो मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने 1 महीने के लिए घर किराया पे लिया और उतना ही किराया कमीशन के तौर पे दे दिया मैंने। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो उसका मतलब है ये बुनियाद और इंसाफ के बराबर नहीं है। तो हम कहते हैं, फिर हम इक्विटी लॉ को हम बेस करते हैं, जब फेयरनेस नहीं होता तो फिर हम प्रॉपर उसकी तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? लेजिस्लेशन के भाई, ये काम करें, ये अंदाजों से, ट्रेडिशन पे, प्रीवियस केस पे फैसला करने के बजाय प्रॉपर क्या करें, इसकी लेजिस्लेशन करें। ठीक है कमीशन में है। जी। कमीशन कौन सा कमीशन? इसको ये जो स्टेट एजेंसी वाला, हाँ देते हैं ना कमीशन स्टेट एजेंसी वाले को। आमतौर पे क्या होता है, किराएदार जो है, वो जब किराएदार के एग्रीमेंट हो जाता है तो वो स्टेट एजेंसी वाले को 1 महीने के बराबर जो उसका वो होती है, किराया होता है, जो घर आपने या दुकान किराए पे लिए, फिर कमीशन देता है। या तो आपस में तय कर लें पहले, फिर तो मसले खत्म। ना 1 महीना ना 2 महीना, जब अगर तय नहीं किया जब तो फटना है। ठीक है। तो बहरहाल, अब लॉ के 3 4 रास्ते आ गए। एक केस लॉ यानी कि पिछले केसेस के जरिए, एक कॉमन लॉ जो कस्टम की बुनियाद पे, और एक इक्विटी लॉ। इक्विटी लॉ क्या? प्रॉपर फेयरनेस और सिस्टम की बुनियाद के ऊपर चीजें सिस्टमेटिकली बने, ट्रेडिशन की बेस पे ना हो। की पॉइंट, द प्रिंसिपल कॉमन लॉ रेमेडी इज डैमेजेस। इस बात को कौन बताएगा मुझे? ये पढ़ा चुका हूं बात। फाइनेंशियल। कॉमन लॉ का बुनियादी मकसद है लोगों का नुकसान पूरा कर। अब इसी केस में आ जाए, अब वो टीचर किराया नहीं दे रहा, ओ कमीशन नहीं दे रहा, जज ने कहा ठीक है टीचर को जेल में डाल दो। तो बच्चा बोलेगा भाई, इनको जेल में डालने से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे आप क्या दिलवाएं? पैसा दिलवाएं ना भाई। ये जेल में जाएंगे, एक तो मेरे पैसे भी नहीं मिले, मेरा सिलेबस भी डिले हो जाएगा, मुझे तो डबल नुकसान हो गया। तो मुझे रेमेडी चाहिए जज साहब, रेमेडी। रेमेडी मतलब नुकसान पूरा करवाएं। पनिश इस, मुझे पनिश नहीं। आप थोड़ी देर के लिए सोचा ना, आपने किसी से पैसे लेने हो, और वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, आप अदालत जाए, तो अदालत आपसे पूछे आप बताएं क्या, इसको सजा दूं या पैसे दिलवाऊं? तो आप क्या बोलेंगे? भाई सजा क्यों दिलवाएंगे भाई? सजा मुझे मुझे क्या करने से सजा दिलवा के यार? मुझे आप मेरे क्या दिलवा दें भाई? पैसे दिलवा दें बस। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 3 चीजें हैं। पहला है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या है? कि अदालत का ऑर्डर किसी काम को करने से रुक जाना। मसलन आपके घर सो रहे हैं आप, धड़ धड़ आवाज आना शुरू हो गई, आपने देखा मोहल्ले में काम हो रहा है, आपने बोला यार रात के 2 बजे तुम काम करो, कह रहे यार मुझे जल्दी है। भाई जल्दी का मतलब ये थोड़ी तुम रात को 2 बजे दौड़ दौड़ कर रहे हो, आपने केस कर दिया उसमें। अदालत ने कहा खबरदार, रात के 8 बजे के बाद आपने कंस्ट्रक्शन करी, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के दरमियान कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो अदालत का ये कौन सा ऑर्डर है? इंजंक्शन।
किसी काम को करने से, सीज फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से रोक देना, और यही उसकी रेमेडी है। तो सुकून से सो जाए, भाई वो यही चाहता था। वो ये थोड़ी चाहता उसका घर ना बने। जो जो रात के 2 बजे कंस्ट्रक्शन की वजह से बंदा डिस्टर्ब हुआ है, अब वो क्या बोले अदालत, जैसा मैं चाहता हूँ उसका घर ही ना बने। जज बोले यार ये थोड़ी होता है यार, तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा है? जैसा मेरी नींद, तो भाई नींद के टाइम बंद कर देते हैं। अब तुम बोल रहे हो इसका घर ही ना बने, यार ये थोड़ी होता है यार, आप भी नहीं बोलेंगे ऐसे भाई घर ना बने, आप क्यों चाहेंगे? दूसरा क्या है मेरे भाई? रिसेशन। रिसेशन क्या है? कि दोनों पार्टीज रिटर्न टू ईच अदर ऐसी पोजीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले। मैं मिसाल देता हूं। रिसेशन का मतलब है अदालत का हुक्म कि दोनों पार्टीज प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे चले जाएं। किस पे चले जाएं? प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। मैं एग्जांपल देता हूं। यानी कि प्री कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट से पहले। मैं मिसाल देता हूं। ये आपका एक प्लॉट है, सही? आप मालिक, आपका एक ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ठेकेदार साहब आप इसके ऊपर एक घर बना दें। उन्होंने बोला ठीक है, नक्शा वक्शा बना लिया आपने। जब 40% काम हुआ, तो आपने ठेकेदार से कहा यार यार ये वो डिजाइन नहीं जो मैं चाह रहा था। ठेकेदार का नहीं नहीं, ये वही है भाई, आपको लग रहा है। मैंने बोला नहीं यार ये वो नहीं है, हमारी बात कुछ और हुई थी, आप तो कुछ और कर रहे हैं। ये लो रॉ मटेरियल आप हल्का लगा रहे हैं, ये तो मजबूत भी नहीं है वो। फिर झगड़ा बड़ा बड़ा, अब अदालत चले गए। अदालत जाके बोला जज साहब ये देखें हमारी बात कुछ और हुई थी, ये घर कुछ और बना रहे हैं। मैं तो अभी बोल रहा हूँ ना, पूरा घर बन जाएगा तो और मसला होगा फिर। जज ने कहा अच्छा एक काम करें, पहले तो कंस्ट्रक्शन रोक दें। इंजंक्शन ऑर्डर आ गए। अब हम एनालाइज करते हैं ये वही काम हो रहा है नहीं हो रहा। खैर केस चला चला, 2 महीने केस चला। 2 महीने बाद ये साबित हो गया कि ठेकेदार वैसा घर नहीं बना रहा था जैसा उसको बनाने में, जैसा उसने बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। और जज ने कहा रिसेशन। क्या मतलब रिसेशन? जज कहेगा इसको वापस वैसे प्लॉट करके दो जैसा पहले था। तो इसको तोड़ो। तोड़ने का खर्चा ठेकेदार देगा। फिर जो टूटा हुआ मलबा है ये भी उठवाओ, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही चाहिए प्लॉट जैसा था। वैसा कहाँ, उठाओ मलबा। फिर जो तुमने अभी तक पैसे लिए हैं वो भी वापस करो। तो इसके बाद क्या होगा? दोनों पुरानी कंडीशन पे बहाल हो जाएंगे। क्या ये एग्जांपल समझ में आई? इसको कहते हैं रिसेशन। समझ में आ रही बात? और तफसील से जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे तो और तफसील से आएगा रिसेशन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? कि अदालत का किसी पार्टी को कंपेल करना। कंपेल करना मतलब जोर देना, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्म करवाना। मसलन एक आदमी ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, वो उसको घर बेचेगा। 2 करोड़ रुपए में बात हो गई। बायर भी मान गया और सेलर भी मान गया। जब 2 करोड़ की बात हो गई तो बायर, जो सेलर था, सेलर उसने अपने बड़े भाई को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने घर बेचने का फैसला किया 2 करोड़ में। उसने बोला तुम पागल तो नहीं हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? करा हाँ यार कर लिया। अबे पागल, 2 20 की पार्टी तो मेरे पास है। बोले यार मैं क्या हूं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बोले भाई काम करो कटा दो उसको। फोन नहीं उठा उसका। अब वो बेचारा बायर फोन मिला रहा है, सेलर फोन नहीं उठा रहा। कभी टोपी में इधर गया हूँ, कभी किधर गया हूँ, मैं हूं नहीं, मैं शहर से बाहर हूँ। फिर तंग आके जो बायर था ना वो अदालत चला गया और बोला जज साहब इसको बोले ये देखें ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये भाग रहा है। जज ने बुलाया, हाँ भी इधर आओ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी, देखें हाँ सर वो, अब अदालत का हम झूठ तो नहीं बोल सकते, हुआ है। तो तुम बेच क्यों नहीं रहे हो घर? नहीं जज साहब वो मैं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं इधर बिजी था, मैं इधर था, ये वो ये वो। जज ने कहा भाईजान 15 दिन के अंदर इसको एग्जीक्यूट करो। 15 दिन के बाद अदालत बुलाएगी और देखेगी तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे अमल किया कि नहीं किया। ये है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कि अदालत, जब 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट करें और एक भाग रहा हो कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करने से, अदालत उससे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करवाए, इसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वे हैं? बोला कि मैंने नहीं करना, भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन अदालत है। नहीं हो गया। नहीं नहीं ये अदालत है। अदालत में ऐसे नहीं कर सकता आप, मैं नहीं कर, उठा के जेल में डाल दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल जाएगा। उस नहीं, तो हाँ तो उससे पहले तक भागते, लेकिन जब डेट आएगी तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना।
वो सही है, आपने डेट अगर रख ली है तो जब तक तो आप थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, बट जब वन व्हेन द डेट अराइव्स तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर ऐसा नहीं करेंगे उसकी वजह है, अगर ये वाला रूल नहीं बनाएंगे तो कोई किसी के साथ कांटेक्ट करते हुए हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं अगला करे या। तो ऐसा करना कि फीस दे जाएगा, अब वो बाद में कैसे करना है, दोबारा बोले। मतलब बाद में कैसे करना पड़ता है, तो एक सर्टेन अमाउंट की फीस दे दो। अगर वो मान जाए तो, अब इस केस के अंदर अगर सेलर चाह रहा है मैं ना बेचूं, तो वो अदालत गए जैसा मैं बेचना नहीं चाह रहा, तो अदालत बायर से पूछेगी भाई ये कह रहे हैं आप बताओ, कह रहे हैं बायर कहता है हाँ ठीक है 10 लाख रुपए दे दें ना बेचे, मेरा और नुकसान पूरा कर पेनल्टी दो। हो जाती हैं? हाँ, पेनल्टी हो जाएगी ना, मतलब वो देखिए अदालत को तो सिर्फ ये है कि वो जो बायर है उसको बाय ना करने से क्या नुकसान हो रहा है, वो नुकसान पूरा कर दो, बात खत्म। जज को इस पे देखिए, कोर्ट को इस बात में इंटरेस्ट नहीं कि घर बिके ना बिके, कोर्ट को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि जो बायर था इस केस में कौन, उसका नुकसान पूरा हो। हाँ, अगर उसका नुकसान 10 रुपए से पूरा हो रहा, अदालत 10 रुपए दिलवाएगी, केस खत्म। अदालत को इस बात से देखो इस बात से क्या लेना देना कि वो घर बिके ना बिके, वो उसको अदालत कुछ करेगा, पर्सनल फड्डा थोड़ी अदालत, पर्सनल थोड़ी ले लिया जज ने। जी सर, कह रहे हैं? है। पानी भर के आ जाओ। हाँ। अच्छा रुके जरा बैठेंगे। Key point: Civil court will be aware of both common law and equitable consideration when deciding cases. If there is a conflict, equitable principle will prevail. अदालत दोनों मामला देखती है और इक्विटेबल उस पर, यानी कि जो इक्विटेबल का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे एक गिटार का सौदा किया, किसका किया भाई? बायर और सेलर ने आपस में एक गिटार का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब बायर फोन मिला रहा है सेलर को, वो कभी फोन उठा रहा है कभी नहीं उठा रहा है, ये वो पता चला जी वो गिटार कहीं खो गया। अब खो गया तो कहां से लाए? तो जज पहले बोलेगा भाई पहले तो ढूंढो, नहीं मिलेगा तो फिर जज कहेगा ठीक है, उस गिटार के बराबर रकम तुम सेलर को दो। ये जो ऐसा ही मार्केट में अगर गिटार खरीदने जाए तो कितने का होगा जी, पता चला ऐसा गिटार मार्केट में 35,000 रुपए का है, मैं 35,000। अदालत सेलर को कहेगी कि वो बायर को 35,000 रुपए या जो भी नुकसान है उसको पूरा करे। नेक्स्ट, केस लॉ टर्मिनोलॉजी। केस नेम, जो केस नाम, केस के जो नाम होते हैं ना वो आमतौर पे लोगों के सरनेम से होते हैं। जैसे मेरा नाम फर्रुख है और सरनेम है मिर्जा, तो सरनेम से होता है। जैसे मिसेस डोंग इन 1932 का जो केस है, ठीक है जी, तो इसका केस का जो नाम था वो कंपनी के खिलाफ स्टीवेंसन एंड कंपनी। तो अगर आपको अदालत उसमें देखेंगे केस, तो उसका केस है डोंग वर्सेस स्टीवेंसन। तो डोंग जो है ना वो उन खातून का नाम है जिन्होंने केस किया था, स्टीवेंसन उस कंपनी का नाम है। तो ये है क्लेमेंट जिसने केस किया है, और जिस पे केस हुआ है उसका नाम है डिफेंडेंट। ठीक है जी, एक ये भी तरीका है, डोंग वर्सेस स्टीवेंसन और डोंग एंड स्टीवेंसन, ये भी हो, यानी कि सरनेम से आता है। कंपनी का नाम तो कंपनी का आता है, बंदे का नाम सरनेम से आता है। अगर मैं किसी पे केस करूंगा तो मिर्जा के नाम से होगा, फर्रुख के नाम से नहीं होगा। एक बात बड़ा क्लियरली आप लोग याद रख लें, इस F4 में हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे। अभी तो हमने इंट्रोडक्टरी एरिया पढ़ लेना, जब हम केसेस पढ़ेंगे, केसेस का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, केस में हुआ क्या था ये जरूरी है याद रखना। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा फला केस में ऐसे ऐसे हुआ था, केस का नाम बताओ, और मैं एमसीक्यू के ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए, 3 गलत नाम दिए हुए, एक सही नाम दिया, अब आप बताएं इसमें सही नाम कौन सा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, फला केस में ऐसे ऐसे हुआ था तो उसको बताएं। ये बात समझ में आ रही? तो केस का नाम और केस की डेट, 1932 में केस हुआ जैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बड़ी क्लैरिटी के साथ है ये बात। अच्छा, जो शिपिंग केसेस होते हैं जिसके अंदर कोई शिप का वगैरह का जिक्र होता है, तो वो किस नाम से होते हैं?
उस वेजल यानी कि शिप के नाम से होते हैं। द वैगन माउंट 1961 एक केस है, इसके अंदर एक शिप थी, वैगन माउंट उस शिप का नाम था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अगर एक आदमी ने केस कर दिया जी फला शिप कंपनी ने मेरा सामान लेके नहीं पहुंची, मुझे नुकसान हो गया, तो फिर शिप के नाम से अक्सर केसेस हो रहे होते हैं। आप कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि हमें कंक्लूजन निकालना होगा कि भाई इस केस का जज बन के कंक्लूजन निकालना। अभी मैं जब केस आ गया तो मैं आपको बता दूं, परेशान ना हो। मैं से अभी यहाँ मकसद से समझाने का था कि केस का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, क्लैरिटी के साथ। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बता दिया कि पार्टीज कौन होती है केस के अंदर। क्लेमेंट, ठीक है जी। जो केस लाता है उसको क्या कहते हैं, क्लेमेंट या प्लेंटिफ कहते हैं, ठीक है, सिविल में। और क्रिमिनल में उसको क्या कहते हैं? और आमतौर पे कौन लाता है केस सिविल क्रिमिनल में? स्टेट ही लाता है, स्टेट लॉ। जिसके खिलाफ लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिफेंडेंट। अच्छा, जब केस आपके सामने हो जाता है ना, तो एक बंदा केस हार जाता है, एक जीत जाता है। तो फिर जो हार जाता है वो अक्सर क्या करता है? अपील। बड़ी कोर्ट में, अगर आप जूनियर कोर्ट में केस हार गए एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द केस, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपील। अपील करने वाले को कहते हैं अपेलेंट। और उसके जवाब में जो उसका जवाब देता है, जो केस जीता हुआ होता है आमतौर पे, वो क्या होता है? आमतौर पे हारने वाला केस जो है ना वो अपील करता है, कभी कभी जीतने वाला भी कर देता है, पता है आपको? हाँ, मिसाल तो मैंने आप पे केस किया कि जज साहब इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, जज ने कहा हाँ ठीक है 2 लाख रुपए। मैंने कहा भाई 2 लाख तो बहुत कम है। जज ने बोला भाई यही केस है। मैंने अपील कर दी कि नहीं, मैं इस केस के फैसले से खुश नहीं हूँ, 2 लाख नहीं 4 लाख होने चाहिए पैसे। तो आमतौर पे 90% तो केस हारने वाला ही अपील करता है, लेकिन कभी कभी केस जीतने वाला भी अपील कर सकता है। बहरहाल जो भी अपील करे वो अपेलेंट, और जिसके खिलाफ कर रहा है वो रिस्पोंडेंट। जी नहीं नहीं, कोर्ट तो 3 4 ही है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले काउंटी कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर कोर्ट ऑफ अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। 4 ही है। यूके में 4 है, पाकिस्तान में 3 है। सबसे नीचे पाकिस्तान के अंदर है सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप सिटी कोर्ट से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर दें, हाई कोर्ट से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खुश नहीं है तो बस अपने बैठ गए, कयामत का इंतजार करें। समझ में आई बात? वो उसी दिन फैसला होगा आपका, दुनिया में तो फैसला नहीं हुआ। जी भाई। तो सर जो आप डिस्ट्रिक्ट है तो ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है। जी नहीं, वहां सिटी कोर्ट नहीं कहते ना, यूके का हिसाब से पूछ रहे हैं ना, तो वहां उसको कहते हैं काउंटी कोर्ट। वो आएगा भी। यार सॉरी, आप चले जाएं उसको बनने, अगर आप जाना। सर अगर कोई बंदा अपील करे तो उसका रिस्क तो ज्यादा होगा। सॉरी। अगर कोई बंदा अपील करे मारने वाला हो, हाँ, ऊपर एक्सपोज ना आ जाए तो और कंप्लिकेशन देगा। ये भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। आपने केस किया और कॉम्पनसेशन हो गया 2 लाख, आपने देना है। आपने कहा नहीं मैं क्यों दूं 2 लाख रुपए, आपने ऊपर वाली कोर्ट में फैसला केस कर दिया। ऊपर वाले कहा नहीं नहीं वाकई 2 लाख नहीं है, आप खुश क्यों हैं, 2 लाख नहीं है 3 लाख होना चाहिए। ये तो भाई, तो दोनों बातें हो सकती है ना। आप जीत भी सकते हो। हाँ, दोनों बातें हो सकती है। वो बड़ी जब अदालत में जाएंगे तो फिर उसका वकील भी महंगा होगा, तो वो मुश्किल काम है। बड़ी कोर्ट में जाना आसान नहीं है। जो नॉर्मल कोर्ट के मुकाबले में हाई, जैसे मिसाल पाकिस्तान में सिटी कोर्ट है, सिटी कोर्ट के मुकाबले हाई कोर्ट का जो जज वो वकील है वो पैसे भी ज्यादा लेता है, और हाई कोर्ट से भी ज्यादा। ओ भाई, नॉर्मल लोग नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील से आप मिल नहीं सकते इतनी आसानी से, मिल भी नहीं सकते भाई। नॉर्मल लोग नहीं होते सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का वकील का मतलब क्या है कि वो चीफ जस्टिस के साथ वो करता है, नॉर्मल लोग नहीं होते। जी सर। हाँ हाँ, स्टेट का वकील हायर करता है वो थका हुआ होता है ऐसे। हाँ, फ्री तो होता है वो, तो बेचारा ऐसे ही होता है। वो असल में नौकरी पे होता है ना वकील, गवर्नमेंट का होता है ना। तो आप गवर्नमेंट अस्पताल में जाए, वो क्या होता है, वो तनख्वाह पे होता है असल में। वो केस जीत जाए तब भी वही तनख्वाह है, हार जाए तब भी वही तनख्वाह है। तो वो ऐसे ही होता है बेचारा वकील, गवर्नमेंट का जो वकील होता है ना वो ऐसे ही होता है। यार ये देखो 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 बेटा, दुनिया के हर मामले में है ना ये। गवर्नमेंट की बस है, आप बोले यार मैं तो पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करके आप सिर्फ खरीद लें, नहीं जाए गवर्नमेंट की बस में। देखिए गवर्नमेंट की तो कोई भी चीज होगी तो वो तो आम आदमी के हिसाब से बनी हुई होगी ना, तो फर्क तो होगा ना। सर उसकी कम किस हवाले से? जैसे
वहाँ पैसे सेविंग है, मतलब गवर्नमेंट के पैसे हुए। ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। आप किस वाले, आप अपना वकील कर ले, आप नहीं ले गवर्नमेंट का वकील। अगर आप, वो तो उसके सूरत में कहते हैं बेचारे के पास पैसे नहीं है। नहीं सही मतलब, नहीं, आसान नहीं है केस लड़ना अदालत। मजाक अपनी जगह है, बहुत पैसा खर्च होता है, और फिर अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में तो कई कई साल गुजर जाते हैं भाई, बच्चे बड़े हो जाते हैं। एवरेज क्या रहता है? एक 20,000। नहीं कोई एवरेज नहीं है, 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, डिपेंड। थोड़ी देर के लिए सोचे ना, जो जो 500 वाला वकील होगा वो तो रास्ते में दम तोड़ देगा। अब मतलब पांच, आप अपने आप पे रख के सोचे ना, 500 के लिए आप कितना लड़ेंगे। आप ये देखें, जो हम घरों में आमतौर पे जो आजकल वो रखे जाते हैं गार्ड, मोहल्लों में आजकल 17,000, 18,000, 20,000 रुपए वाले गार्ड। एक बंदा मुझे शिकायत कर रहा है हमारा गार्ड ऐसे ही। मैंने कहा 20,000 रुपए आप क्या चाह रहे हो? कह रहा है बिल्कुल ही। मैंने कहा भाई तो ऐसी 20,000 रुपए महीने पे, आप मुझे, आप खुद सोचे ना, जो महंगाई है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, 20,000 रुपए महीने में गार्ड क्या करेगा बेचारा? वो गुदगुदी से बेचारा हार जाता है। अगर डाकू दो तरफ से उसको पकड़ लें, और एक उधर से पकड़ ले, एक उधर से पकड़ ले, और तीसरा गुदगुदी शुरू कर दे, तो वो बेचारा वही, वो मामला उसका खत्म हो जाएगा। 20,000 रुपए में तो इतना ही होगा ना भाई, जितने इतने में इतना ही होगा। वो तो नेक आदमी है ना भाई, कर रहा है वो भी। अच्छा जी, स्टैट्यूट्स एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। स्टैट्यूट्स, ईच पार्लियामेंट इज सेवन, सेवन मतलब सबसे ऊपर। इट कैनॉट बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ प्रोसीडर्स एंड इट्स देयरफॉर फ्री टू यूज स्टैट्यूट्स। अच्छा एक बात ध्यान में रखें, जब आप जज के सामने पिछला केस रेफर करते हैं तो जज आपकी सुनता है, लेकिन पार्लियामेंट इस बात से ऊपर है। अगर एक मामले में अदालत ने फैसले किए हैं बहुत सारे, तो पार्लियामेंट चाहे तो उसके बरअक्स यानी कि ऑपोजिट लॉ पास कर सकती है। पार्लियामेंट पिछले केसेस के होने वाले फैसलों पे बाउंड नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सबसे ऊपर हो गया भाई। मैं इन सब चीजों से, तो पार्लियामेंट की कोई लॉ के प्रेसिडेंट को नहीं नहीं, पार्लियामेंट जब चाहे नया लॉ बना सकती है, भले पिछला लॉ के ऑपोजिट ही क्यों ना हो। मतलब पिछला लॉ ये था कि फला फला काम होगा तो वो सजा मिलेगी, और नई पार्लियामेंट ने आगे बोला नहीं सजा नहीं मिलेगी, पैसे मिलेंगे उल्टा। हाँ, पार्लियामेंट का ऐसे ही है। तो पार्लियामेंट का बुनियादी काम है टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉ, टू रिपेल ओल्ड लॉ, पुराने लॉ को खत्म करना, टू कोडिफाई केस। कोडिफाई करना मतलब अदालत, पिछले लॉ में लिखा हुआ था सजा मिलेगी, तब आप उसको मेंशन कर दें 2 साल से 5 साल। कोडिफाई करना, कोडिफाई समझे? दोबारा सुने, धोखा देने की सूरत में सख्त सजा दी जाएगी, पिछला लॉ में ये लिखा हुआ है। हमने बोला ये सही नहीं है यार, सख्त सख्त सजा क्या होता है? तो आपने लिखा धोखा देने की सूरत में 2 से 5 साल तक सजा मिलेगी। तो ये आपने क्या किया, सजा को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, एक पुराना लॉ अलग था, एक लॉ अलग था, पार्लियामेंट ने आके दोनों को मिक्स करके एक लॉ बना दिया, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। समझ आ रही है बात? ये भी कर सकते हैं। बहरहाल स्टैट्यूट क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि पार्लियामेंट इंपोज करती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि कानून बनाने का तरीका। पार्लियामेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 3 बॉडीज हैं पार्लियामेंट में। पहली क्या, हाउस ऑफ, फिर हाउस ऑफ, फिर क्राउन। मैंने उस वक्त था नहीं, मैंने लिख के याद है बताया था। होता क्या है, जब भी कोई लॉ बनता है ना, सबसे पहले वो क्या होता है, बिल। सुना होगा ना आपने कि वो फला असेंबली में बिल पेश कर दिया। बिल का मतलब होता है प्रपोज्ड लॉ। मतलब मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं, मुझे लगता है फला लॉ बनना चाहिए, तो उसका पहले मैं ड्राफ्ट बनाऊंगा, उसको कहते हैं बिल। अभी लॉ बना नहीं है मगर ये प्रपोज्ड है, वो कहते हैं बिल। वो बिल मैंने प्रेजेंट किया हाउस ऑफ कॉमन में, बहस हुई उस पे, ये वो, उसने ये बात की, और फिर उस पे वोटिंग हुई और पास हो गया। फिर वो जाएगा हाउस ऑफ
लॉर्ड्स में, फिर वो जाएगा क्राउन के पास। फिर जब तीनों स्टेप हो जाएंगे तो फिर वो अप्रूव हो जाएगा। पाकिस्तान में पहले वो नेशनल असेंबली में जाता है, फिर सेनेट के पास जाता है, फिर सदर के पास जाता है, जो भी नहीं नहीं नहीं, वो उनके पास भी जाता है, लेकिन वो हमारे पर लिखा हुआ नहीं है। सही है, तो उनके पास जाता है, फिर वो ओके करते हैं। ऐसे वैसे तो 4 स्टेप है और हमारी मेंशन 3 है। ठीक है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का काम लॉ बनाना नहीं है, गवर्नेंस उसका काम। देयर इज अ डिफरेंस। उसका काम ये है कि वो जो मौजूदा लॉ है उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही कि नहीं हो रही, गवर्नमेंट का। सर वो सदर से बड़ा है। सदर लेजिस्लेशन प्रोसेस का एंड पॉइंट है, और आमतौर पे सदर फैसला, सदर उसके अगेंस्ट जाता नहीं है। सदर उस पर ऑब्जेक्शन लगा के भेज देगा, आप उसको ऑब्जेक्शन को सही कर देंगे, तो कितना वो डिले तो कर सकता है आमतौर पे, लेकिन सदर ये नहीं कर सकता मैं साइन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर सकता वो। आप अगर वो साइन नहीं करेगा तो उससे पूछेंगे भाई इसमें ऑब्जेक्शन बता दें आप, तो कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगा सकता है वो, बाकी वो नहीं कर सकता। वजीर आजम। देखो भाई, मुझे तो घर जाना है, तुम्हें नहीं जाना तो तुम जाके बोलो भाई मुझे घर जाना है। Once a bill has been approved by both houses, it is put before the king for formal royal assent to become an act of parliament. अच्छा, उसके ऊपर जब भी आप कोई एक्ट बनाते हैं उस पर कोई कमेंसमेंट डेट होती है कि भाई ये लॉ कब से अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो जब जैसे कंपनी एक्ट 2006 है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके आया था, कुछ अप्रैल 2007 में आया और कुछ हिस्सा 2000 पास तो हुआ था 2006 में, मगर उसका कुछ हिस्सा 2007 में इंप्लीमेंट हुआ, कुछ हिस्सा, क्योंकि बाजू का था लॉ बन तो जाता है लेकिन हम कहते हैं अभी एकदम अप्लाई नहीं होगा, ये वाला हिस्सा 6 महीने बाद अप्लाई होगा और ये वाला हिस्सा 1 साल के बाद, ऐसा भी होता है बाजू का। ठीक है ना, कोई सवाल? मतलब कहने का मकसद जरूरी नहीं है कि लॉ जब पास हो जाए तो फौरन अमल भी हो जाए। लॉ पास होने की डेट अक्सर अलग होती है और कमेंसमेंट यानी कि अमल दरामद, इंप्लीमेंटेशन की डेट अलग होती है। डिले नहीं होता असल में, वो सिचुएशन के हिसाब से। मिसाल के तौर पे इन मिड ऑफ द ईयर आपने फैसला किया कि आप सिलेबस चेंज कर रहे हैं, अब एकदम तो बीच में तो सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। अब एसीसी ने जब सिलेबस चेंज करने से 2 साल पहले अनाउंस किया, 2027 के जून में सिलेबस चेंज हो रहा है। ठीक है ना, कई साल से चल रहा है मामला, तो एकदम तो नहीं ओवरनाइट आप चेंज ला सकते ना, तो आप उसकी थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं, शायद उसके हिसाब से बुक्स बनेंगी, फिर प्लानिंग होगी, सब कुछ होगा, तो उसके हिसाब से लॉ भी एकदम से नहीं आता। नेक्स्ट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? देखिए, पार्लियामेंट ना सारे काम डायरेक्टली खुद नहीं करती। मैं आपको एग्जाम्पल बनाता हूँ, दिखा देता हूँ। पार्लियामेंट बाज औकात खुद लॉ बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉ। बाज औकात होता है पार्लियामेंट बनाती है, क्या कहते हैं उससे, मिनिस्ट्री। नहीं नहीं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर वगैरह, फिर वो मिनिस्ट्री लॉ बनाती है, उसको कहते हैं बाय लॉज। क्या कहते हैं? ये देखिए, पार्लियामेंट हर लॉ नहीं बनाती। पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, उसकी जो बारीकियां है ना, छोटी छोटी बातें, टेक्निकल डिटेल्स, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत एक्सपेंसिव है, पार्लियामेंट का टाइम बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप क्या देखिए, किसी भी कंपनी में का सीईओ जो है ना, एक बड़ा फ्रेमवर्क बना देता है, ये डायरेक्टर्स बड़ा फ्रेमवर्क बना देते हैं, अब उसकी जो डिटेल्स है वो नीचे मैनेजर वगैरह के लोग देखते हैं। अब थोड़ी ना सीईओ थोड़ी बैठ के बोलेगा अच्छा तुम एक काम करोगे, 4 बजे निकलोगे चेक लेके मोटरसाइकिल पे, उसके तुम्हें पैसे देंगे हम 150 रुपए पेट्रोल। तो भाई सीईओ थोड़ी इतने छोटे छोटे पैसे करेगा, सीईओ बोलेगा बस ये कॉस्ट हम बेयर करेंगे बस। अब वो किस तरह होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो कैसे काम करेगा, सब कुछ करेगा, वो सब चीजें नीचे वाले लोग बनाते हैं। तो पार्लियामेंट क्या बनाती है? डायरेक्ट जब लॉ बनाती है उसको क्या कहते हैं? लॉ। और अगर पार्लियामेंट मिनिस्ट्री बनाती है और मिनिस्ट्री को लॉ बनाती है उसको क्या कहते हैं? बाय लॉ। सबसे नीचे बाय लॉ है, उसके ऊपर एक और भी होती है इन लॉज, वो तभी आपके हैं नहीं, तो आप सिलेबस में भी नहीं है वो। सर दोनों चीजें सही और क्या उपाय है? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट जो बने वो लॉ, मिनिस्ट्री के थ्रू बने वो बाय लॉ। ठीक है।
डेलीगेटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कंट्रोल ऑन वेरियस फेज। होता ये है कि पहले तो पार्लियामेंट लॉ बना देती है मेजर मेजर एरिया, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर जो होता है ना वो अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट, यानी कि मिसाल के तौर पे बाद में किसी ने कंप्लेन की भाई ये बाय लॉ तो सही नहीं है, और किसको कंप्लेन करी? पार्लियामेंट को। आप कंप्लेन तो किसी पावरफुल को करेंगे ना। नहीं समझ में आ रही बात? भाई आप एक साहब हैं, आप खुश नहीं है किसी बाय लॉ से, तो आप बाय लॉ की कंप्लेन किससे करेंगे? मिनिस्ट्री को ही करेंगे, भाई वो उन्हें तो बनाया है। आप उससे ऊपर करेंगे ना कंप्लेन। तो जब ऊपर करी तो इसका मतलब है लॉ कहता है कि बाय लॉ बनाया तो मिनिस्ट्री, लेकिन पार्लियामेंट जब चाहे उसको चेंज कर सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आसान लफ्जों में लॉ ने, पार्लियामेंट ने अख्तियार दे दिया लॉ बनाने का, किसका? किसको? मिनिस्ट्री को। लेकिन अगर मिनिस्ट्री को गलत काम करेगी तो बाद में पार्लियामेंट चाहे तो उसको चेंज कर सकती है। तब पार्लियामेंट का काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जी जी, वो करना भी है ना डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट की कॉस्ट है, पार्लियामेंट की कॉस्ट है ये। अरबों रुपए के इलेक्शन होते हैं ये। अब अरबों रुपए के इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट आई इधर, अब आप उसको छोटी छोटी बातों में उलझा देंगे तो वो बड़े बड़े काम कब करेगी? बड़ी लेजिस्लेशन है, बड़े काम है, बड़े फैसले हैं, अब उसको अब निटी ग्रिटीज में उलझा देंगे अगर, वो तो बेचारा। अब मिसाल के तौर पे, एक मिसाल है, एक कंपनी है, उस कंपनी में इशू ये आ रहा है कि जो जो एम्प्लॉयज देर तक बैठते हैं वो काम नहीं करते चूंकि उनको ओवर टाइम नहीं मिलता। अब ये मैटर सीईओ और उनके सामने आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने। तो उन्होंने फैसला किया नहीं यार पैसे मिलने चाहिए। बस इतना फैसला करेंगे वो। अब पैसे मिलना चाहिए, उसका तरीका ये होगा कि हर मंडे वाले दिन पिछले एक हफ्ते का हिसाब निकाला, वो इतनी तफसील में नहीं जाएगा सीईओ, क्योंकि सीईओ अगर अपने आप को इन छोटी चीजों में उलझा देगा तो वो कंपनी के बिगर मैटर्स को कब देखेगा? अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अक्सर एफडी आपने यहीं से पढ़ा है ना आप लोगों ने। आपने देखा होगा टीचर पढ़ा रहा होता है तो सर शाहिद आते हैं अटेंडेंस लेने, आते कि नहीं आते? और वो भी होता है, टेस्ट लेते हैं सर एमर। आपको क्या लगता है टीचर अटेंडेंस ले नहीं सकते क्या? कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो पढ़ा सकता है वो अटेंडेंस ले सकता है आपके ख्याल? तो अटेंडेंस क्यों नहीं ले रहा फिर? भाई 10 मिनट अगर वो अटेंडेंस लेगा तो 10 मिनट में वो पढ़ा दे, जो बड़ा काम कर सकता है वो छोटा, मतलब वैसा काम क्यों करेगा? इसी तरह टीचर, आपको क्या लगता है टीचर इन्विजिलेशन नहीं कर सकते? कैपेबिलिटी वाइज अगर देखें जो टीचर हैं क्या वो इन्विजिलेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन टीएसए सोचता है कि यार एक टीचर को देने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उससे अगर मैं 1 घंटा इन्विजिलेशन कराऊं तो उससे बेहतर नहीं, उसे पढ़वा लूंगा। तो इसी तरह पार्लियामेंट से आप बायलॉज बनवा के टाइम जाया क्यों करेंगे उसका? आप उससे क्या बनवाएंगे? देखिए आप यूके पर्सपेक्टिव सोचें, पाकिस्तान में तो टाइम जाया करते हैं अल्लाह माफ, आते नहीं है तो कई कई महीनों नहीं आता दाल वो, वहां पे पार्लियामेंट में नहीं आते। बट यूके में तो असूलन तो उनको आना चाहिए ना। प्रेसिडेंट या बायोस को सुपरवाइज करता है। यस, बाद में अगर आप इफ अगर उसकी कोई कंप्लेन आए तो वो उसको रीविजिट करते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं। मतलब आजाद नहीं छोड़ दिया आपने बिल्कुल। आप मिसाल के तौर पे मैंने पढ़ा दिया, आपने एफडी पढ़ा है ना यहाँ से, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद सर शायद आए बोले कि सर आपने आप वो नहीं पूछते सर आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने कहा जी फला टॉपिक पढ़ा दिया है। अब उन्होंने गलत नोट कर लिया, सर अहमद ने गलत टेस्ट लगा दिया, मिसाल है। बच्चा है सर वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारा टेस्ट लग गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने अहमद का अहमद ही हटा दो, ये पढ़ा नहीं है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो पावर स्टिल लाइज विद द पार्लियामेंट, बट उसने डेलीगेट किया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पावर चली गई, जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन लॉ, एज अ फॉर्मर मेंबर इन यूके वॉज बाउंड बाय द प्रीवियस ईयू ट्रीटीज। आपको पता ना अब जो यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ब्रेक्सिट हो गया। ब्रेक्सिट समझते हैं आप लोग? BREXIT, ब्रेक्सिट। BR फॉर ब्रिटिश, EXIT एग्जिट फॉर बाहर आ गए। तो यूरोपियन यूनियन से वो बाहर आ गए क्योंकि उसकी बहुत सारी ट्रीटीज थी और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। बहरहाल तो ये साबका वॉज बाउंड था ना, तो अब ये है नहीं। तो ईयू यूरोपियन यूनियन लॉ टुक प्रेसिडेंस ओवर द यूके डोमेस्टिक लॉ। असल में होता ये था, आसान लफ्जों में आपको यूं समझाऊं किस तरह, मैं समझाता हूं आपको।
एक देसी से एग्जाम्पल समझाने के लिए, ये आपका घर है, ये एक और 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 घर है। अब इन सारे घर वालों ने मिलके एक जो है ना वो चौकीदार, मोहल्ला कमेटी बना ली। मोहल्ला कमेटी बना के चौकीदार रख लिया। आप उससे कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने बोला भाई मैं इस मोहल्ला कमेटी से ही बाहर जा रहा हूँ, इस मोहल्ला कमेटी को ऐसे कर दो वापस, मैं इस मोहल्ला कमेटी से बाहर जा रहा हूँ। तो वो भी यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गए, इंग्लैंड वाले, यूके वाले। ठीक है जी, तो अब उस पर अप्लाई होती नहीं है। हाँ ये जरूर है, इनका एक विड्रॉल एग्रीमेंट है। यूके लेफ्ट ईयू ऑन जनवरी 31 2020, 2020 के अंदर ये यूके जो है ना वो उससे बाहर आ गया था। और विड्रॉल एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स है, उन्होंने कहा था जी हम वैसे तो बाहर आ गए मगर कुछ अरसे तक कुछ लॉस को फॉलो करेंगे, यूरोपियन यूनियन की कुछ रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे। एक ब्रेक्सिट ट्रांजैक्शन पीरियड, मैं बताता ब्रेक्सिट, BR ब्रिटिश EXIT एग्जिट, तो ब्रिटिश एग्जिट उसको ब्रेक्सिट कहते हैं। तो ट्रांजिशन पीरियड तक मैं कुछ फॉलो करूंगा, उसके बाद में फॉलो, जो कि 31 दिसंबर 2020 पे एंड हो गई। EU law continued to apply during the period until it law governing the new relation between the EU and UK took effect in 1 जनवरी 2021 से वो मुकम्मल फिर वो खत्म हो गया। भाई एक नॉलेज के लिए दी हुई है, इसका बहुत ज्यादा कोई एग्जाम में कोई वो है नहीं। नेक्स्ट, रिटेन्ड EU लॉ, REUL, ये क्या है? ये वो बचा हुआ हिस्सा है लॉ का जो यूरोपियन यूनियन का था, जो कि यूके ने बाहर आने के बावजूद अपने पास रखा है, इसको खत्म नहीं किया। एक छोटा सा स्नैपशॉट है EU लॉ का, एक हल्का सा है जिसमें थ्री ब्रॉड कैटेगरी। नंबर एक, डोमेस्टिक लॉ। ठीक है जी, जैसे मिनिमम स्टैंडर्ड है वर्किंग, उन्होंने कहा जी हम बाहर तो आ गए लेकिन कुछ हिस्सा हम अभी भी उसको फॉलो करेंगे, तो इसको हम फॉलो करेंगे। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। ये मैं हल्का बताता हूँ आपको कि लोगों का जो डेटा प्रोटेक्शन के राइट्स हैं, प्राइवेसी राइट्स हैं, मसलन मैं आपसे पूछे बगैर, आपकी इजाजत के बगैर आपकी तस्वीर कहीं लगा, आपका ईमेल किसी और के साथ शेयर, तो कौन सा लॉ है जो मुझे ऐसा करने से रोकता है? GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट। कुछ और भी राइट्स हैं जिसमें जैसे कि ह्यूमन राइट्स हैं, वो हम इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, मैं दिखा देता हूं। ये हैं, ये आएंगे अभी। ये ह्यूमन राइट्स आएंगे, ठीक है ना, आखिर में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, दो पहली दो कैटेगरीज हैं उनको तो एसिमिलेटेड लॉ कहते हैं। एसिमिलेटेड मतलब जो यूके रेगुलेशन का हिस्सा बन गए। द थर्ड कैटेगरी इज रिपेल्ड, रिपेल्ड मतलब खत्म हो गई। जो मैंने कहा था ह्यूमन राइट्स वो खत्म हो गई, लेकिन उसका जिक्र है हल्का सा नॉलेज के लिए आखिर में। नहीं, ह्यूमन राइट्स उनके फॉलो नहीं करेंगे, अपने फॉलो करेंगे। हाँ है, खत्म तो हो गए। और ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ऑल्दो द ह्यूमन राइट्स एक्ट इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जामिनेबल। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, बस अवेयरनेस के लिए है, एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन जाहिर हम सिलेबस तो पूरा करेंगे ना, तो पढ़वाएंगे हम उसको हल्का सा लेके चल के इसको खत्म कर दो। मैं बता भी दूंगा, देखिए जहां जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं बता दूंगा कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में आएगा। की पॉइंट, द ड्यूटी ऑफ जज इन इंग्लैंड एंड वेल्स नॉट टू मेक द लॉ बट आइडेंटिफाई इंटरप्रेट। देखिए जज का काम लॉ बनाना नहीं है, लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का। जज का काम है उसकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जुडिशियल प्रेसिडेंट। सबसे पहले इसमें क्या है जी? बाइंडिंग प्रेसिडेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जब आप ये देखें, द कोर्ट हिरार्की इज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू कोर्ट ऑफ अपील, देन हाई कोर्ट, देन लोअर इंफीरियर कोर्ट्स। तो जब आप किसी जूनियर अदालत का फैसला किसी सीनियर को सुनाएंगे तो उसके लिए वो बाइंडिंग, लेकिन अगर जूनियर अदालत को किसी सीनियर अदालत का फैसला सुनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा? वो बाइंडिंग। ये बात मैंने तफसील से आपको बता दी। यहाँ पे की पॉइंट ये, व्हेन द फैक्ट्स ऑफ अ केस आर सफिशिएंटली सिमिलर अ प्रेसिडेंट सेट बाय हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन लो। जब दो केसेस आपस में मैच करेंगे ना, देखिए ना, सफिशिएंटली सिमिलर, मिलते जुलते होंगे, तो जो हायर कोर्ट का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा किसके ऊपर?
लोअर कोर्ट के होंगे, ये बात बता चुका हूं। अब प्रेसिडेंट विल नॉट अप्लाई व्हेन द फैक्ट्स आर केसेस आर मटीरियली डिफरेंट, जब दो केसेस अलग अलग होंगे। वो केस वो झगड़े का केस था, ये पैसे लेके भाग जाने का केस है। तो जब दो मुख्तलिफ केस होंगे तो फिर आपस में उनका कंपैरिजन या एप्लीकेशन नहीं होगी। ओवर रूलिंग एंड रिवर्सिंग डिसीजन का मतलब क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ एन अर्लियर डिसीजन बाय लोअर कोर्ट मे बी सब्सिक्वेंटली ओवररोल्ड इन अनदर केस एट अ हायर लेवल। मसलन एक छोटे कोर्ट में फैसला हुआ, बड़ा कोर्ट चाहे तो बाद में उसको ओवर रूल कर सकता है। ओवर रूल मतलब उसके अगेंस्ट फैसला दे सकता है। मसलन ए का बी से केस हुआ, ए जीत गया, बी ने अपील की। अब जीता हुआ कौन है पिछले केस में? बड़ी अदालत ने बी को सही क्लियर करके ए को गलत क्लियर कर दिया। ओवर रूल का मतलब पिछली वाली बात को खत्म करके हमने चेंज कर दिया, इसको कहते हैं ओवर रूल। क्या कहते हैं? मैंने कहा, दोबारा बोले। समझा नहीं बेटा, दोबारा बोले। नहीं नहीं, सीरियस क्या एक होगा? दफा केस हो गया। हाँ हाँ अब मतलब हाई कोर्ट में वापस केस हाँ ओवर रूल हाँ, कर सकता है, जरूरी नहीं करे। मैं बता रहा हूँ पावर है। आपने पहले आपने छोटे वाले कोर्ट में कर लिया था, हाँ अब हाँ। आप क्यों कर? इसलिए कि जो सीन नहीं, देखिए मिसाल के तौर पे आपने एक जूनियर के पास केस लेके गए, उसने एक डिसीजन दे दिया। फिर दूसरी वाली पार्टी सीनियर के पास गई, सीनियर को लग रहा है कि जूनियर ने फैसला सही नहीं किया। लॉ तो लॉ है। नहीं नहीं, लॉ नहीं, देखो उसकी इंटरप्रिटेशन का फर्क है ना बेटा, इंटरप्रिटेशन का फर्क है। एक ही चीज की कई इंटरप्रिटेशन होती है। अब जो जूनियर कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करी, सीनियर की इंटरप्रिटेशन अलग है। यही तो, मुझे एक बात बताएं, अगर लॉ तो लॉ है, एक सवाल का जवाब है आपसे, फिर हर वकील की फीस अलग क्यों होती है भाई? वकील की फीस अलग होती है सबकी, वो तो लॉ बता रहे हो ना, तो फीस अलग क्यों? यस, तो किसी जो सीनियर जज है उसका एक्सपीरियंस। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, ये मैं आपको सुनी सुनाई बात मैं बता रहा हूँ। कुछ अरसे पहले मेरे फादर को ना सांस फूलने की परेशानी हुई, उनका जल्दी जल्दी सांस फूल रहा था। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख के दिया, काफी लंबा चौड़ा टेस्ट और मुश्किल, वो स्ट्रेस टेस्ट था उसके ऊपर, ट्रेडमिल के ऊपर चलना होता है, भागना होता है, ये वो। तो हमें कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल टेस्ट है, अब वो बूढ़े हैं, वो बुजुर्ग हैं। मैंने कहा यार एक और ओपिनियन लेते हैं, मैं एक और डॉक्टर के पास चला गया, सुनना और दूसरे के पास गया, उसने कहा हाँ यार बात तो सही है, टेस्ट तो ठीक लिखा है डॉक्टर ने, लेकिन कभी कभी ना एक मसला और होता है, जब बॉडी में आयरन की कमी होती है ना, तो भी सांस फूलता है। तो एक काम करें, अभी उस लंबे टेस्ट पे ना जाए, आप एक आयरन का टेस्ट करवा लें। हमने आयरन का टेस्ट कराया, आयरन कम। डॉक्टर ने कहा आप एक काम करें, थोड़े दिन आयरन की ये क्या सप्लीमेंट खिलाएं। जैसे हमने आयरन का सप्लीमेंट शुरू किया, वो सांस फूलने की तकलीफ खत्म हो गई, एक हफ्ते में बिल्कुल सही। अब वो जो पिछला डॉक्टर वो गलत नहीं था, होता पता है क्या, हम पहले टेस्ट करवाते, टेस्ट में हम सही आ जाते, फिर हम ख्वार होते होते फिर कहीं वो थोड़ा समझदार था या जहीन था या वो जल्दी पहुंच गया उस बात तक। भाई सब एक जैसी मेडिकल की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हर डॉक्टर की वैल्यू अलग होती है, कोई 2,000 रुपए लेता है फीस, कोई 5,000 रुपए लेता है, फर्क है नहीं। भाई मेडिकल तो एक ही है ना, भाई मेडिकल तो एक है, लेकिन उसको रिसर्च करना, समझना, सिचुएशन को हैंडल करना, वो अलग अलग फर्क है ना। जी सर, स्केल का फर्क। स्किल का फर्क जैसे अभी किसी वकील पे ही केस हो जाए, वो अपना केस लड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, हर इंसान अपना केस लड़ सकता है। हाँ, बाय लॉ आप अपना केस लड़ सकते हैं। चूंकि नहीं लड़ सकते इसलिए वकील को हायर करते हैं, बाय लॉ लड़ सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी पे केस हो जाए, तो पहला ऑप्शन उसी के पास है। सर बायस जी, बायस तो वकील भी बाइस्ड होता है, पैसे लेता है, सबको पता है पैसे ले रहा है वकील, तो सबको पता है। अदालत ये थोड़ी देखती है कि ये कह रहा है, अदालत देखती है आर्ग्यूमेंट में कितना दम है, आर्ग्यूमेंट या सबूत किसके पास है, वो देखती है अदालत। वो तो देखिए, क्या जज को नहीं पता ये जो वकील बोल रहा है एक बंदे के हक में, इससे फीस ली हुई है, तो जैसी फीस ली आप क्या हो गए, है। बायस्ड हो गए। तो सबको पता है एक वकील उसकी तरफ बायस्ड है, ये वकील उसकी तरफ बायस्ड है, सबको। अदालत ये देखती नहीं, अदालत देखती है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट किसका स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट,
Interpreting statute. The wording of statutes sometimes obscure or ambiguous. The outcome of the case might hinge or on the correct meaning. क्या मतलब देखें, बाज औकात स्टैट्यूट का मतलब है लॉ। जो कुछ लॉ में लिखा हुआ है ना, उसके लफ्ज सम टाइम एम्बिगुअस होते हैं। मसलन अब लॉ में लिखा हुआ है, जब कोई शख्स किसी दूसरे को जख्मी करेगा तो उसको सजा मिलेगी इतनी इतनी। अब मुझे बताएं, जख्मी की डेफिनेशन तो बहुत वसी है। किसी के कट लग जाए ये भी जख्म है, सर फट जाए ये भी जख्म है। अब एक मिसाल है यार, फला बंदे ने फला को मुक्का मार दिया है, मुक्का मार दिया, हाँ, जज ने 10 साल के लिए, 10 मुक्का मारने पे 10 साल। भाई किडनी पे मुक्का मारा था, एज अ रिजल्ट किडनी जाया हो गई। अब उस बच्चे बंदे के पास एक किडनी बची। अब तो बेचारा आईफोन भी नहीं खरीद सकता वो। अब वही मुक्का अगर हाथ पे लगता तो हम कहेंगे ये जो मुक्का है ना, ये क्लियर नहीं, क्लैरिटी नहीं है। ये देखना पड़ेगा मुक्का कब मारा, किसने मारा, किस जगह मारा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब हाथ पे मारा वो बंदा सही रहा, क्यों मारा ये भी है, पहले उसने उसको मारा तो इसने इसको मारा। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। तो ये सारे फैसले करेंगे फिर फैसला होगा, इतना सिंपल नहीं है। देयरफॉर अ नंबर ऑफ, अब एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दिया, कितनी सजा मिली, 6 महीने। अच्छा, फिर एक ही आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दिया, उसको क्या सजा मिली, सजाए मौत है। धक्का देने पे, हाँ, चूंकि पहले वाले ने जब धक्का दिया था वो बंदा ग्राउंड फ्लोर पे था, और दूसरे वाले ने जब धक्का दिया था वो छठे फ्लोर से नीचे धक्का दे दिया था। अब धक्का, अब दिया तो धक्का ही है ना यार। बोले जज साहब देखिए, उसने भी धक्का दिया मैंने भी धक्का दिया। जज कहेगा अबे पागल, उसने धक्का दिया, बेचारा ग्राउंड फ्लोर पे गिर गया, थोड़ी बहुत चोटे वोटे लग गए, हमने 6 महीने जेल भेज दी। तुमने छठे फ्लोर से किसी को धक्का दिया और वो नीचे गिरा बेचारा, और फिर उठा नहीं, उठ गया, उठा नहीं, उठ गया। नॉट क्लियर, अनक्लियर, एम्बिगुअस, मुबहिम, एक ही मतलब है। अब खेल ही सारा लॉ में अल्फाज का है। जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब कुछ कह रहे हैं आप? नहीं तो आप तो ऐसे परेशान हो रहे, भाई मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। स्टैचुरी एड्स एंड एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ मैक्सिम। मैक्सिम्स कहते हैं वो टर्म्स जो लॉ की टर्म्स होती हैं, लीगल टर्म्स को मैक्सिम्स कहते हैं। बहरहाल बहुत सारी कुछ इंटरप्रिटेशन रूल्स है, मैं एक एक करके बता दूं आपको। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताई थी बात, लॉ बनता किधर है बच्चों, पार्लियामेंट में। उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कोर्ट करता है। मगर कोर्ट भी इंटरप्रिटेशन में आजाद नहीं है, जज ने जो चाहे इंटरप्रिटेशन कर दी, ऐसे तो जज बदमाश बन जाएगा। जज को भी कुछ रूल्स हैं भाई, इन्हीं रूल्स के दायरे में रहते हुए आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? पहला क्या है, हाफ आधा घंटे। नेक्स्ट की पॉइंट। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी क्या कह रहा था कि लॉ बनता किधर है, उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कोर्ट करता है। कोर्ट भी इंटरप्रिटेशन करने में उसको कुछ रूल्स दिए गए हैं कि इन रूल्स के इस्तेमाल करते हुए इंटरप्रिटेशन करते हैं। आजादी नहीं है कि जो चाहे इंटरप्रिटेशन कर दें। समझ आ रही है बात? पहला क्या है जी, लिटरल रूल। अच्छा, इसमें क्या है, जब हम पहला रूल पढ़ेंगे शायद समझ में ना आए, जब दूसरा पढ़ेंगे तो फिर पहला समझ में आ जाएगा। उसके लिए थोड़ी देर सुनते रहें। लिटरल लफ्ज का मतलब क्या है, ग्रामेटिकल मीनिंग, आम मीनिंग, जो बजाहिर मीनिंग है। आपने सुना होगा यार लिटरली वो रो रहा था, सुना है आपने ऐसा जुमला? इसका क्या मतलब है कि मैं महावरतन नहीं कह रहा, वाकई में रो रहा था। मतलब आप बोले यार, मैंने एक लड़का देखा वो यार सीबी सेंटर के बाहर, सीबी लैब के बाहर यार रो रहा था। अबे नहीं, अबे भाई मैं बता रहा हूँ लिटरली रो रहा, लिटरली मतलब हकीकतन। एक तो ये ना बंदा अफसोस कर रहा था, हम यही कहते हैं अबे क्या रो रहा है। ठीक है यार, 36 दफा कहा है तुम्हें, 36 दफा थोड़ी होता है एक्चुअली। तो बस हम जब बहुत दफा एक चीज कहते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, 36 दफा।
लिटरल का मतलब है वाकई में 36 दफा कहा, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, 34, 35, 36, 36 दफा कहा, हम कहेंगे लिटरल। आसान हो जाए फिर बात करते हैं। तो हमारा लॉ कब तक खत्म हो जाएगा? 1.5 महीना। जून के स्टार्ट कर। मई के एंड में, जून के स्टार्ट में नहीं, मई के एंड में खत्म करेंगे इंशाल्लाह। आप में से F7 कौन है? उससे पहले इंशाल्लाह हम खत्म कर लेंगे, ताकि जब आप F7 में जाओ तो आपका लॉ खत्म हो गया। लिटरल रूल का मतलब जी, जो एग्जैक्ट टर्म्स हैं, जो आम बोलचाल के मतलब है, उसी में लेना। मसलन एक आदमी दूसरे को धमकी दे, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अभी बड़ा सिंपल है, कत्ल की डेफिनेशन अदालत उसमें डिक्शनरी में क्या है, मार देना। तो जो किसी को कत्ल की धमकी देने की सजा है वो उसको मिल जाएगी। सुनते रहे। दूसरे बंदे ने एक और किसी को बोला, मैं तुम्हें, ये क्या है, खाक में मिला दूंगा। इसका क्या मतलब, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा, इसका क्या मतलब है आप बताओ। कवर में डाल। अब बोले नहीं जज साहब, ये थोड़ी कह रहा था मैं। क्या मतलब था, मेरा मतलब था खाक मिला दूंगा, थोड़ी सी खाक लूंगा मुंह पे ऐसे ऐसे करूंगा। भाई लिटरल मीनिंग तो यही है ना। लिटरल मीनिंग क्या है, कि मैं तुम्हें लूंगा और खाक लूंगा, मिक्स कर दूंगा। खाक मतलब मट्टी। तो हम कहेंगे नहीं, हम क्या पागल समझा भाई। खाक में मिला दूंगा मतलब ये है कि मुसलमान, आम ये कहां से, मुसलमान माशरे से निकला ये जुमला, मुहावरा, कि जब लोग मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, जमीन में जाते हैं, और कुछ अरसे बाद मट्टी में मिल जाते हैं। तो मैं तुम्हें मार दूंगा तो लोग जमीन में दफन करेंगे, तो मट्टी मिल जाओगे, तो इसका प्रोवर्ब क्या बना, खाक में मिला दूंगा। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? तो अदालत कहेगी यहाँ पर लिटरल रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, गोल्डन रूल, के इस बात का मतलब क्या है, मैं खाक में मिला दूंगा, इस बात का मतलब है कत्ल करने की धमकी दे रहा है। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? हाँ या ना? दूसरी मिसाल, आपने वो सुना होगा प्रोवर्ब, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या मतलब है इसका? बहुत। इसका लिटरल मीनिंग बनाओ, आसमान से कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं। अरे ये होता है ऐसे क्या? तो हम लिटरल मीनिंग, कहीं कुछ जगह ऐसी जहां लिटरल मीनिंग अप्लाई, फिर वहां गोल्डन रूल अप्लाई। तो सर वो गोल्डन रूल सार्केज्म या मुहावरा। ये सरकाजम, मुहावरतन, मतलब अल्फाज कुछ और है, मतलब कुछ और है, जज उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखेगा। हाँ, और मतलब वही लेगा, खाक में मिलाने का मतलब अदालत कहेगी कत्ल ही है। बोले जैसा मैंने कत्ल बोला ही नहीं, अबे बोला नहीं, मगर मतलब तो यही है। नहीं है तो खतरनाक बात है किसी को कत्ल की धमकी देना, भले सरकाजम में हो। नहीं, गुना तो एक अलग बात है भाई। हाँ, किसी को भाई, आप थोड़ी देर के लिए सोचे ना, धमकी देना कोई मामूली बात थोड़ी है। अच्छा, अब तीसरा रूल आ जाए, पर्पसिव रूल। पर्पसिव रूल का मतलब है ऐसा अल्फाज जिसके एम्बिगुअस अनसर्टेन वर्ड्स हो, जैसे आई विल सी यू। अब इस जुमले का क्या मतलब है? नहीं, आप सुने, अगर एक शख्स हाथ में पिस्टल लेके सामने वाले को कहे आई विल सी यू, इसका मतलब है कत्ल की धमकी दे रहा है। और अगर एक मालिक मकान किराएदार को कहे आई विल सी यू, इसका मतलब है नौक वो घर से निकालने की धमकी दे रहा है। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह रहा है आई विल सी यू,
इसका मतलब है नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। एक टीचर स्टूडेंट को बोला आई विल सी यू, इसका मतलब है एग्जाम में फेल करने की धमकी दे रहा है। और सर ये तो बहुत सारे मतलब है। तो अदालत कहती है भाई साहब ना, यहाँ लिटरल रूल भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आई विल सी यू को लिटरल भी नहीं क्या है, मैं तुम्हें देखूंगा, बेल बजाऊंगा तुम आओगे, देखा देख लिया। और प्रिंसिपल का पागल है ये, इसका मतलब ये थोड़ी है आई विल सी यू का मतलब। तो फिर जज साहब क्या है, फिर सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि तुम हो कौन, मैं मालिक मकान, ये किराएदार। देखो मालिक मकान किराएदार को जब बोलेगा ना आई विल सी यू, उसके दिमाग में ये थोड़ी चलेगा नौकरी से निकाल दूंगा। पर तू कौन होता है नौकरी से निकालने वाला, भाई घर से निकाल दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, पर्पसिव रूल अप्लाई होगा। किसी का कोई सवाल? देखो कॉन्टेक्ट देके कॉन्टेक्स्ट देख के वो डिसीजन लेंगे। बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? क्लास और अच्छा, हमारी क्लासेस 3 दिन तो कंफर्म है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 बजे, तीनों दिन। एक क्लास में सोच रहा हूँ ऐड कर लूं, जरा मैं टाइम टेबल देख लूं। तो चौथी क्लास कुछ दिनों के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए ऐड कर दूंगा मैं। 3 दिन तो कंफर्म है, ये ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो अब हमारी अगली क्लास ट्यूसडे को तो होगी। अगर कोई जी टाइमिंग सेम है, तीनों 3 बजे। अगर कोई और हुआ तो आपको वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये तीनों फेस टू फेस होंगी, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये तीनों कंफर्म है, चौथी जब आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये तो 3 तो कंफर्म है जी। सर तीनों फेस टू फेस। जी जी बिल्कुल, मैं सबको यही रेकमेंड करूंगा, जब तक आपकी मजबूरी ना हो आप क्लास ऑनलाइन। पहला ऑप्शन फेस टू फेस, दूसरा लाइव, फिर तीसरा मजबूरी में रिकॉर्डिंग। ठीक है।